हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन को डिस्कस करेंगे और सारे पीवाईक्यू नीट का भी कवर करेंगे। ठीक है, और उसके साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपके साथ डिस्कस करेंगे हम। अगर आप चाहते हो कम से कम समय में आपका पूरा रिवीजन हो जाए तो ये सिस्टमेटिकली शुरू से एंड तक देखिए। जब ये लेक्चर एंड होगा तो डेफिनेटली आपका रिवीजन हो चुका रहेगा। ठीक है, तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2025 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसमें देखो क्या बोल रहा है। The radius of Martin about around the sun is about 4 times the radius of orbit of Mercury. The Martin year is 687 Earth days. Then which of the following the length in 1 year of a Mercury? इस क्वेश्चन को करने के लिए बस एक सिंपल सा है, आप एग्जाम में भी बैठना तो जैसे टी मार्टिन टी मरकरी लिखने की जरूरत नहीं है, नंबरिंग कर लेना। जैसे मैंने इसे 1 मान लिया, इसे 2 मान लिया। ये सन के चारों ओर चक्कर लगाएंगे तो इसमें कैपलर्स लॉ यूज कर लेंगे। कैपलर्स लॉ क्या होता है? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3। इसी से प्रोपोर्शनलिटी से सॉल्व होगा हमारा। देखो इसे 1 माने हैं 2 तो ये R1 R2, ये T1 T2, R1 4 R2 है, 4 टाइम्स दिया है। ठीक है, और T1 687 डेज दिया है। तो सिंपली यही कॉन्सेप्ट लगाना, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3। तो T2 अपॉन T1 का स्क्वायर R2 अपॉन R1 की पावर 3। R2 तो R2 रहेगा, R1 की जगह 4 R2 रख देंगे तो यहाँ से R2 से R2 हमारा कट जाएगा। अब देखो T2 अपॉन T1, इसको स्क्वायर हटाओगे तो इधर रूट बन जाएगा। क्यूब का मतलब 1/4 1/4 1/4, इससे 2 इससे 2 इससे 2 बाहर आएगा तो बाहर कितना होगा 1/8। यानी T2 T1/8 687/8 85.8 आएगा। तो इसमें जो आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली 88 टिक करेंगे तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा बॉडी वेट 48 न्यूटन। ठीक है, और बॉडी वेट 48 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस द बॉडी ड्यू टू द अर्थ एट अ हाइट इक्वल टू 1/3 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस। फ्रॉम इट्स सरफेस, अगर सेंटर से बोलेगा तो केयरफुली लगाना। मतलब सरफेस से कितना ऊपर है जी हमारा R/3, एच की वैल्यू R/3 है, सरफेस पे वेट 48 न्यूटन है। तो जनरली आपने अर्थ के एच हाइट एबव जी डैश का फॉर्मूला होता है G अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। तो सिंपली करना है, या m से दोनों जगह मल्टीप्लाई करो, mg डैश mg अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। mg 40 वेट दिया है, h की वैल्यू R/3, r ऊपर नीचे से कट गया, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 1 प्लस 1/3 होगा। तो ये कितना हो जाएगा 4/9। ये उल्टा हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो 48 इंटू 9/16, सॉल्व करोगे तो 27। डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है द मास ऑफ प्लेनेट 1/10 ऑफ दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ दैट द अर्थ। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट इज। ठीक है, बहुत सिंपल सा सवाल है हमारा। ये हमारा अर्थ है, ये हमारा प्लेनेट है। ठीक है, तो अर्थ पे इसका मास m माने इसका रेडियस r, प्लेनेट पे mp और इसका रेडियस r। जी का फॉर्मूला gm अपॉन आर स्क्वायर हर एक प्लेनेट के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, देखो सन के चारों ओर जो भी चक्कर लगाता है उसे प्लेनेट बोलते हैं, और प्लेनेट के चारों ओर चक्कर जो लगाता है उसे सैटेलाइट बोलते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्लेनेट सैटेलाइट में है। जैसे मैंने अर्थ के लिए है तो जीएस की वैल्यू जीएमई अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा, जीपी जी एम पी अपॉन आर पी का स्क्वायर, सिंपल। और इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, एम पी दिया है एम ई अपॉन 10, डी पी क्या दिया है डीई अपॉन 2। तो आर पी क्या हो जाएगा आर ई बाई 2, सिंपल। इसी से आप निकाल लो, है ना। इसको रेडियस के टर्म में कन्वर्ट कर लोगे, इसके जगह रखोगे आर बी बाई 2, इसके रखोगे आर ई बाई 2, वो तो 2 कट ही जाएगा हमारा, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है, इसे प्रोपोर्शनलिटी से भी कर सकते हो, डायरेक्ट डिवाइड करके भी बना सकते हो। ठीक है, अब देखो जी से तो कोई मतलब नहीं है, मैंने यहाँ पर क्या किया हूँ जी एम ई, ध्यान देना, इसी का निकाल रहा हूँ डायरेक्ट यहीं से। जी एम ई अपॉन 10, आर ई के जगह क्या हो जाएगा आर पी के जगह आर ई बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखोगे तो ये जी एम ई बाई 10 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 ऊपर चला जाएगा, 4 अपॉन आर ई का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करना है तो 4 अपॉन 10 को अलग लिख लो, ये हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। यही तो हमारा अर्थ के सरफेस पे जी है, ये हो जाएगा 4/10 जी एस, और जी का अर्थ के सरफेस पे 9.8 लेते हैं तो 9.8 लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 3.92। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन इस सवाल को प्रोपोर्शनलिटी से ही कर लेना। जैसे देखो ये अर्थ है, ये प्लेनेट है। ठीक है, तो ये जी जनरली क्या होगा जीएम अपॉन आर स्क्वायर लगेगा,
जी तो पूरा यूनिवर्स में कांस्टेंट है, इसके बारे में कोई चेंज भी बोला नहीं है करने के लिए। तो जी जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ हमें इस प्लेनेट पे जी की वैल्यू बताना है, तो जीपी अपॉन जीई, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो एमपी अपॉन एमई होगा, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो आरई अपॉन आरपी का स्क्वायर। सिंपल, ये एमपी क्या बोला है, एमई बाई 10 है, तो यहाँ से एमपी अपॉन एमई 1/10 होगा। यहाँ पे डायामीटर के बारे में बोला था, लेकिन मैंने डीपी को आरपी बाई 2 कर दिया, डीई के आरई बाई 2, तो ये जो 2 है वो तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आरपी आरई बाई 2 आएगा, तो आरई अपॉन आरपी 2 आएगा। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू रखा, यहाँ 2 हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 4/10, जी को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 4g/10, जी अर्थ पे जी का वैल्यू 9.8, सिंप्लीफाई करो 3.92 आएगा, है ना। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ मास m एंड रेडियस r इन सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज। देखो इसमें कह रहा है कि मिनिमम यहाँ कितनी एनर्जी प्रोवाइड कर दे कि ये हमारा 2r ऑर्बिट में जाके सेट हो जाए। तो जब क्वेश्चन आप पढ़ा करो तो पहले समझा करो कि क्या पूछ रहा है और क्या इंफॉर्मेशन दिया है। धीरे धीरे अप्रोच, क्वेश्चन के अप्रोच डेवलप करना। देखो अगर इस ऑर्बिट में सेट करना है तो आपको ऑर्बिटल स्पीड gm अपॉन r होगा। अब r की वैल्यू क्या होता है, r प्लस h, और अर्थ के सरफेस से कितने हाइट पे सेट करना है, 2r, तो यहाँ क्या हो जाएगा, r और 2r है तो ये 3r हो जाएगा, तो ऑर्बिटल स्पीड रूट में gm अपॉन 3r हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आप यहाँ पे लगा लो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल और यहाँ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल कर दो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी केवल पोटेंशियल जिसका हो जाएगा माइनस का जी एम कैपिटल एम अपॉन आर। तब यहाँ जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम कैपिटल एम आर प्लस एच, एच के जगह 2r रखो। अब इसको सिंप्लीफाई करो। अब देखो v नॉट जो है इसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो इसे हाफ एम वी नॉट स्क्वायर करोगे काइनेटिक एनर्जी, तो ये v नॉट की वैल्यू यहाँ रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो g स्मॉल m कैपिटल m अपॉन 6r हो जाएगा। इसे सिंपली जो है यहाँ पर रखोगे तो ये भी g स्मॉल m कैपिटल m अपॉन 6r के टर्म में आएगा, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा क्योंकि उसी के टर्म में ही बताना है आंसर भी। अब देखो ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सिंपली इसको क्या करना है, इसे सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें ऐड कर दो, ठीक है। या ऐसे कर सकते हो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर को कॉमन ले लो, तो इसे सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसको इधर मैंने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया हूं तो 5/6 आया। आप भी इसको जो है इस तरीके से कॉमन लेके सॉल्व करोगे तो इजी रहेगा। अब देखो इसको इस तरीके से करे हो, लेकिन आपको पता है सर्कुलर मोशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आप ऐसे ही तो समझते हो, इसकी काइनेटिक और टोटल एनर्जी सेम होता है, पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। इसे सॉल्व करना और इजी हो जाएगा आपके लिए। बस इतना ध्यान रखना, काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है और टोटल एनर्जी नेगेटिव होता है और पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव होता है। फॉर्मूला लिखेंगे तो उसके पहले माइनस लगा देंगे, समझे कि नहीं। अब जैसे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, हमें करना था सब माइनस क्यों रहा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस होता है, माइनस जी एम कैपिटल एम अपॉन आर। अब ये जो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर लिखो, तो ये जी एम कैपिटल एम अपॉन आर प्लस 2r होगा, ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया। पोटेंशियल एनर्जी पता है, अगर आपको काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो 2 से डिवाइड कर दोगे, लेकिन उसके आगे प्लस लगा दो क्योंकि काइनेटिक एनर्जी प्लस में होता है। देखो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर प्लस 2r, यही चीज लिखा हूं, लेकिन इसके आगे 1/2 लगा दिया हूं तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया है। अब इसको माइनस से उधर गया तो प्लस हो गया, सिंप्लीफाई किया हूं तो डायरेक्टली जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो पहले पूरा मेथड समझना चाहिए, फिर धीरे धीरे एप्लीकेशन फास्ट करना चाहिए। अगर ऐसे करोगे तो कम समय में हो जाएगा, क्योंकि आपको इसका यूज करना सीख जाना सर्कुलर मोशन में, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को मैं प्रॉपर बता भी दे रहा हूँ ताकि आगे चल के कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। मोशन ऑफ सैटेलाइट नॉर्मली ऐसे तो करते भाई साहब, इसके एच हाइट पे कोई सैटेलाइट को सर्कुलर ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं हम लोग, ठीक है, किसी ऑर्बिट में लॉन्च करते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ये होता है जी एम एम ई अपॉन आर स्क्वायर एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर। वी नॉट जनरली मानते हैं, आप वी भी लिख सकते हो, ओ मतलब ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। जी एम ई अपॉन आर हो जाता है, वी नॉट ऑर्बिटल स्पीड होता है, आर जो होता है आर ई प्लस एच, ठीक है। आर मैं सेंटर से लिया हूँ स्मॉल आर, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे वी नॉट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच हो जाएगा। अगर आर ई की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है तो एच को नेग्लेक्ट कर दोगे तो वी नॉट जी एम ई अपॉन आर ई होगा। और आपको पता है
कि जी की वैल्यू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है, या ऐसे कर सकते हो आर ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इसके जी रिप्लेस कर दो तो वी ओ रूट में जी आर ई होता है। ये फॉर्मूला वैसे भी आपको पता होगा, मैं बस ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब जी और आर ई की वैल्यू रखोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो 7.9 मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड आता है, इसे लर्न रखना। अब इसका टाइम पीरियड से रिलेटेड भी सवाल आता है, पूरा इसको एक चक्कर लगाने में 2 पाई आर अपॉन वी करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो इस तरीके से बन जाएगा t इक्वल टू 2 पाई अपॉन रूट में जी एम आर की पावर 3/2, यानी ये कह सकते हो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3/2। अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 होगा। यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी से टाइम पीरियड का सवाल आएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी निकालना है तो 1/t कर दोगे। अगर आर ई प्लस एच, इसे पूरा सिंप्लीफाई करोगे, एच की वैल्यू अगर बहुत कम है, आर ई बहुत ज्यादा है, तो एच को नेग्लेक्ट करोगे तो ये फॉर्मेट बनेगा टी की वैल्यू 2 पाई आर ई बाई जी, इसे भी लर्न रखना, और रूट में 3 पाई अपॉन जी डी, ये भी लर्न रखना, ये डायरेक्टली पूछेगा, ध्यान रखना। अब यहाँ सारी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करोगे तो 83.7 मतलब 84 मिनट होगा। ये मैं मिनट में कन्वर्ट किया हूँ, ठीक है। पहले तो ये सेकेंड में आया, मैंने इसको मिनट में कन्वर्ट किया हूँ। तो हो सकता है ये टाइम पीरियड पूछेगा भाई, तो डायरेक्ट भी टिक कर देना है, ठीक है। नियर द अर्थ सरफेस है ना, देखो ये फॉर्मेट है हमारा, ठीक है। इसको मैंने कैसे बनाया हूँ, सिंप्लीफाई किया हूँ, टी की वैल्यू 3 पाई अपॉन जी डी होता है, यहाँ पे जो डायरेक्ट लिखे थे 3 पाई अपॉन जी डी। अगर आप कन्वर्जन भी करना चाहो तो इस जी को रिप्लेस करोगे, आर ई तो वैसे ही रहेगा। मतलब आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, ठीक है। देखो तो ये अलग से इसको भी लिख दिया हूँ। देखो यही तो बता रहे हैं हम कि अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर होता है, ऑर्बिटल यहाँ स्पीड रख दो तो ये काइनेटिक एनर्जी इस तरीके से आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन आर होता है, टोटल एनर्जी इतना आता है। देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, लेकिन इसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे मैं तरीका आपको बताया हूँ, ये यूज करना है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी लिखना इजी होता है, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन आर या आर ई प्लस एच, उसी से सब आ जाएगा। अगर ये आ गया तो ये दोनों नहीं आ गया, 2 से डिवाइड कर दो सिंपली, ठीक है। अब देखो ये एट द सरफेस, अर्थ के सरफेस के पास निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ये, पोटेंशियल एनर्जी ये, टोटल एनर्जी ये, ठीक है। लर्न नहीं लिखना, बस ये लिखने आना चाहिए। देखो ये लिखे, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो काइनेटिक एनर्जी, बस इतना ध्यान रखना। काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होता, तो माइनस तो होगा नहीं भैया, हमेशा प्लस में होगा। जैसे पोटेंशियल एनर्जी लिखना 2 से डिवाइड करना, लेकिन आगे माइनस लगा देना, ये माइनस में होता है, ठीक है। इसमें कह रहा है, ऑब्जेक्ट मास 100 kg falls from a point A to B as shown in the figure. The change in its weight corrected to the nearest integer is RE is the radius of Earth, ठीक है। तो मैं तो कह रहा हूं कि इसका जो है सिंपली पहले अपना डायग्राम समझ लो। ये मान लो ये अर्थ है, अर्थ के सरफेस से एक हमारा ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और यहाँ से ए की हाइट कितना बोला है 2 RE है, और ए से जब बी के बीच का RE/2 दिया है, तो हमको तो हाइट जो h है सरफेस से लेते हैं ना, तो सरफेस से अगर निकालेंगे तो 2 RE माइनस RE तो 3 RE/2 हो जाएगा, सिंपल बात, ठीक है। और इसमें वेट का डिफरेंस पूछा है, तो यहाँ मैं ए और बी पे देखो जी डैश का फॉर्मूला होता है जी 1 + h अपॉन RE का होल स्क्वायर, एम से मल्टीप्लाई कर दो एम जी डैश एम जी अपॉन 1 + h अपॉन RE का होल स्क्वायर, ये वेट का फॉर्मेट बन जाएगा हमारा, ठीक है। ये वेट अर्थ के सरफेस पे आएगा, ये हाइट पे आएगा। तो मैंने क्या हुआ, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे अलग से निकाल लो सिस्टमेटिकली। यहाँ h की वैल्यू 2 RE है, तो डब्ल्यू ए निकालोगे तो एम जी डैश एम जी 1 + 2 RE अपॉन RE, RE से RE कट जाएगा, 2 + 1 3 mg/9। बी पे हाइट कितना है 3 RE/2, एम जी डैश एम जी अपॉन 1 + 3 RE/2 अपॉन RE, RE से RE कट गया, 1 + 3/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करो, इसे डब्ल्यू भी बोलो, एम जी इंटू 4/25 होगा। हमको डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, अगर इसका डिफरेंस करेंगे तो 48.8, पूरी वैल्यू सिंप्लीफाई करने के बाद रखने के बाद, क्योंकि देखो इसमें देखो मास 100 kg दिया है, ठीक है, और जी की वैल्यू मैंने कितना लिया हूँ 10, ठीक है, यहाँ पर मेंशन किया है 10, तो 100 इंटू 10, और इसको पूरा सिंप्लीफाई किए थे हम लोग 11 और 9 इंटू 25, सिंप्लीफाई किए तो 48.8 मतलब 49 न्यूटन आएगा, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा था escape velocity for the earth is v, a planet having 9 times mass that of earth and radius 16 times that the earth has a escape velocity। जनरली escape velocity होता है रूट में 2gm अपॉन r, यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। अर्थ पे v दिया है और मास कह रहा है प्लेनेट का 9 टाइम्स जो है मास ऑफ अर्थ है,
और रेडियस प्लेनेट का 16 टाइम्स आ रही है। सिंपल बात है कि ये लिखोगे तो ये v जो e होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m/r होगा, 2g तो कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी से इजी होता है, vp अपॉन v करेंगे तो रूट में mp अपॉन me और re अपॉन rp हो जाएगा, क्योंकि जो रेडियस है वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये हो जाएगा 9me अपॉन me, ये re अपॉन 16 re से re कट गया, me से me कट गया, 9 से रूट में बाहर आएगा तो 3 आएगा, 16 से 4 बाहर आएगा v, और अर्थ पे जो है v माना है तो 3v/4, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। मतलब इसके क्वेश्चन प्रोपोर्शनलिटी से रिलेशन बना लेना, वैल्यू दिया रहता है, रख दो आंसर आ जाएगा। देखो इस सवाल में देखो ये कह रहा है 2 बॉडी मास m and 9m आर प्लेस्ड एट द डिस्टेंस r, द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द बॉडीज वेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड इक्वल 0 विल बी, g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखना। देखो ऐसे सवाल बहुत सिंपल होता है। देखो ऐसे सवाल आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा होगा, समझे कि नहीं। यहाँ पे हो सकता है ना लगाए हो, लेकिन आया है तो सिस्टमेटिकली लगा के जाना। एक्चुअल में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मैं सिंबल जनरली सेम ले लेता हूँ। आप वैसे जनरली जी भी डिनोट होता है, तो कंफ्यूज ना होना। देखो यहाँ पर मास m है, यहाँ 9m है, तो यहाँ बीच में यहाँ पर अगर फील्ड देखोगे तो इसका डायरेक्शन इधर होगा और इसका इधर होगा, क्योंकि दोनों ग्रेविटेशनल फील्ड अट्रैक्टिव नेचर का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर लगाओगे तो इसका इधर होगा, इसका इधर होगा, तो सिंपली क्या करना है, दोनों को इक्वल और अपोजिट कर दे, तो यहाँ एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर नेट फील्ड 0 होगा। अगर वहां पर कोई मास रखते हो तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये कह रहा है जहां पर हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड 0 है वहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते थे, सेम फंडामेंटल्स है। अब देखो मैंने ई नेट 0 किया हूँ, T1 इक्वल टू E2, तो जी का फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर, जी 9m अपॉन आर माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से x मानोगे तो ये r माइनस एक्स होगा, gm और gm कट गया, 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, 3 अपॉन आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 3 अपॉन आर माइनस एक्स। सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू r/4 आएगा, तो यहाँ पर x की जगह r/4 रखोगे तो ये r हो जाएगा, और r माइनस r/4, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये r होगा, तो ये 3r/4 हो जाएगा। हमें यहाँ v बताना है। पता v का फॉर्मूला होता है माइनस gm अपॉन r, नेगेटिव में होता है, तो यहाँ इसकी वजह से इतने डिस्टेंस पे निकालोगे तो माइनस gm अपॉन r/4 माइनस g 9m अपॉन 3r/4, इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 16 gm अपॉन r होगा, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब ये सोच रहे हो कि ये क्वेश्चन जो है इसके जो भी कॉन्सेप्ट का आइडिया नहीं होगा उसके बारे में हम, आइडिया वैसे होगा भी आपको, मुझे पता है, लेकिन मैं एक बार डिस्कस करते चलूंगा। मैं तो यहाँ डेराइव फॉर्मेट भी, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास, ठीक है। तो कैसे जी एफ की वैल्यू gm1m2 अपॉन r स्क्वायर होता है, उसी वाले कॉन्सेप्ट ई होता है f अपॉन m नॉट। वहां पर क्या पढ़ते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई की वैल्यू f अपॉन q नॉट, टेस्ट चार्ज, बहुत फंडामेंटल, एकदम उसी से रिलेट ही करके लगाना है। तो gm अपॉन r स्क्वायर, तो ऐसे बच्चे क्लास 11th के होते हैं तो डेरिवेशन करते होंगे, लेकिन आपको तो इससे मतलब है कि अगर m मास है, r डिस्टेंस पे, g का फॉर्मूला किधर होगा, इधर, या उसे हम e से डिनोट करते हैं। ये माइनस होता है gm अपॉन r स्क्वायर r कैप, हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब था, ई आर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसमें ग्राफ भी पूछ सकता है, लेकिन मैंने यहाँ बनाया हूँ तो जनरली यहीं सही होता है। लेकिन पता है ये नेगेटिव तो है, तो जनरली से थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। हो सकता है कभी पेपर में ऐसा और ऐसा दोनों डायग्राम दे, तो आपको किसके चूज करना है, थर्ड कोऑर्डिनेट वाला परफेक्टली करेक्ट होगा। वैसे जनरली इसी कोऑर्डिनेट में दे देता है, ठीक है। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास, तो इसमें आप कैसे निकालते हो, u की वैल्यू होता है v जो होता है u अपॉन m नॉट होता है, सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा। लेकिन आप ऐसे याद करो ना कि m हमारा पॉइंट मास है, r डिस्टेंस पे अगर v निकालोगे तो माइनस gm अपॉन r होता है, बस पक्का। अगर ये फॉर्मेट यही तो यूज किया हूं मैं, तो यही करें, फॉर्मेट को सिंप्लीफाई जो है कर करके कहीं पे सिर्फ फॉर्मूला लिख लो एटलीस्ट, ताकि सवाल देखने के बाद ये ना दिमाग में फॉर्मूला ही नहीं याद है ना। ये कह रहा और सैटेलाइट ऑफ ऑर्बिटिंग जस्ट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ विद पीरियड टी, इफ d इज द डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड g इज द यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, द क्वांटिटी 3 पाई अपॉन gd रिप्रेजेंट्स, ठीक है। इसमें सिंपली मैंने कहा ना कि आपको, ये मैंने अभी फॉर्मूला लिखवाया भी था, मैं यहाँ बना भी दिया हूँ, टी की वैल्यू रूट में 3 पाई अपॉन gd, मैं कहा याद कर लो भाई, काम आएगा डायरेक्टली। और ये भी कहा था 2 पाई रूट में आर ई अपॉन जी, इसे भी याद कर लो, डायरेक्टली फॉर्मूला ही पूछ लेता है। तो पूछने का तरीका बात अलग है,
टी की वैल्यू इतना होता है, स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू 3 पाई अपॉन जी डी होगा, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। समझे कि नहीं? वैसे आप सिंप्लीफाई करना होगा तो जनरली टी पाई 2 पाई रूट में जी एम आर की पावर 3 बाई टी होता है, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ऐसा होगा, जी की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, मास को क्या करोगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और 4 बाई 3 पाई आर क्यू करोगे, पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मेट बन के आएगा। लेकिन वहाँ डिराइव नहीं करना है, ये फॉर्मेट जरूर लर्न कर लेना, ठीक है। मैं वहां भी बताया था, यहाँ भी हाईलाइट कर, मैं कह रहा ये तीनों जरूरत ही है। कभी प्रोपोर्शनलिटी की जरूरत होगा तो इसे यूज कर लेते हैं, टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब स्क्वायर कर लेते हैं, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3, ठीक है। ये कह रहा है इफ आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, देन मीन डेंसिटी ऑफ अर्थ विल बी। देखिए वैसे भी सवाल पूछता है, इसीलिए आप जो है आराम से सीखो। जी की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो एम की वैल्यू जी आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी हो जाएगा। मास है भाई तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4 बाई 3 पाई आर क्यू, इसको आर की पावर 3 आर स्क्वायर तो एक कट जाएगा तो एक आर बचेगा, इसको इधर डिवाइड कर दो, 3 जी अपॉन 4 पाई आर जी। इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जा रहा है, इसमें कंफ्यूजन का बात ही नहीं है। कुछ सवाल तो बिल्कुल फंडामेंटल पूछता है जिसमें आपको पेन चलाना नहीं पड़ता है, ये आपको पहचानना पड़ेगा सवाल देख के, ठीक है। इस सवाल को देखो, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, the same body is projected upward with velocity 22.4 km per second. The velocity of this body at infinite distance from the center of earth will be, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया हूं, ये आप नोट कर लेना। अभी मैं इसे डेराइव भी करके दिखा दूंगा कैसे आया है डायरेक्टली। ये जो है हमारा वी दिया है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यू इनिशियल 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, तो इसे 2 इंटू 11.2 तो 2 वी लिख सकते हैं, सिंपल है। तो वी फाइनल निकालोगे तो यू इनिशियल का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, इसके जगह 2 वी रखोगे तो वी कॉमन होके बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 तो वी रूट में 3, वी कितना है 11.2, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको भी प्रॉपर थ्योरी पढ़ के नोट्स बनाना जरूरी होता है। ये कैसे आता है ध्यान से देखो। पहली चीज तो आप जब एस्केप वेलोसिटी पढ़ते हो तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ से यू फेंका गया है, यहाँ पर वी है, तो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मैंने लगाया हूँ हाफ एम यू स्क्वायर, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम दोनों सिचुएशन पे सेम किए, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन आर, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन आर प्लस एच। अब यहाँ से हाफ एम वी स्क्वायर निकाल लिया हूँ, ये फाइनल वाला। अब सोचो अगर ये फाइनल वाली वेलोसिटी जीरो ही ना हो तो वापस कभी आएगा? बिल्कुल नहीं, तो चला ही जाएगा, है ना। तो यही कंडीशन है, इफ दिस वैल्यू अगर हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर गलती से ये माइनस में आ गया और उतना ही ये प्लस में है तब तो जीरो हो जाएगा ना, इसीलिए इसे पॉजिटिव मान लो, बात ही खत्म, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर कैन नेवर जीरो, द पार्टिकल नेवर रिटर्न्स, कभी वापस नहीं आएगा। यानी इसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे तो ये सॉल्व करेंगे तो यू ग्रेटर देन इक्वल टू दिस आएगा, ठीक है। मतलब इतना या इससे ज्यादा वैल्यू से फेंकोगे तो वापस नहीं आएगा, ठीक है। तो इसकी मिनिमम जो स्पीड होता है उसी को हम लोग बोलते हैं इसके वेलोसिटी वी रूट 2 जी एम अपॉन आर, ठीक है। इसी से ये रिलेशन हमारा बन के आया है। मैंने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा हूँ, ध्यान से समझना, एग्जाम में दिमाग काम नहीं करता है तो हो सकता फॉर्मेट नहीं बना पाओ, लेकिन जितना फॉर्मेट मैं समझा रहा हूँ प्रॉपरली नोट कर लेना, ठीक है। हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर, एच हाइट पे कहीं गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। अगर मैं चाहता हूँ इनफाइनाइट पे चला जाए तो एच क्या हो जाएगा, टेंडिंग टू जीरो, तो ये वाला खत्म, बचेगा कितना, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर, हाफ एम वी स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया। यहाँ से क्या कर सकते हो ये हो जाएगा यू स्क्वायर, ये स्मॉल एम स्मॉल एम स्मॉल एम सब जगह से खत्म कर दिया, कट गया कॉमन होके, यू स्क्वायर बाई 2 जी एम अपॉन आर वी स्क्वायर अपॉन 2। तो आपको पता अभी पीछे इसके वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े है, वी की वैल्यू रूट में 2 जी एम अपॉन आर। एक काम करो इसे स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये 2 को इधर ले आओ तो वी ई स्क्वायर बाई 2 जी एम अपॉन आर। ये तो जी एम अपॉन आर जो आपको दिख रहा है ना, उसके जगह वी ई स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारा ये फॉर्मेट बन जाएगा, तो v की वैल्यू a बन गया। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि भैया इसे नोट करके जाओ, किसी पार्टिकल को फेंकेंगे तो इनफाइनाइट पे जब जाएगा हमारा, या जनरली इस क्वेश्चन को दोबारा समझ लो, पहले फॉर्मेट समझ लो। तो v फाइनल कितना आया, u इनिशियल का स्क्वायर माइनस वी ई, इसके वेलोसिटी है उस जिस भी प्लेनेट के लिए यूज करोगे,
तो ये फिलहाल अर्थ के लिए क्वेश्चन पूछा ही ना। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ has this is the same body projected upward velocity this the velocity of this body at infinite distance from the center of earth। infinite distance तो उसकी वेलोसिटी कितना होगा, मैंने अभी इसलिए कॉन्सेप्ट भी सिखाया कि जीरो नहीं होता है भैया, समझे कि नहीं। ठीक है, तो वी फाइनल का ये फॉर्मेट बना था, वैल्यू रख के डायरेक्ट आंसर आ गया। इसलिए आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सीखना पड़ेगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये समझ गए होगे। देखो ऐसे भी फॉर्मेट बना के आपको रखना चाहिए, जैसे एस्केप वेलोसिटी का ये होता है और मैंने इसके जगह m के जगह डेंसिटी इनटू वॉल्यूम कर दिया, सिंपलीफाई किया, तो एस्केप वेलोसिटी क्या है, r के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन डेंसिटी रूट में है। अगर डेंसिटी सेम होता है तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होता है, इसे हम आगे डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब ये v की वैल्यू ये होता है, इसको अर्थ के सरफेस पर सिंपलीफाई करोगे तो ये वी रूट टू जी आर ई होता है, इसकी वैल्यू रख के सिंपलीफाई करोगे तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, यही तो वहाँ पूछा था। हो सकता है रिलेशन कभी आ जाए। ऑर्बिटल स्पेस एस्केप वेलोसिटी का रिलेशन वी रूट टू वी ओ होता है। जितनी बातें बता रहा हूँ उसे केयरफुली देखना, आपको पता भी हो फिर भी नोट कर लेना। अब देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करोगे तो यहाँ से यहाँ तक अर्थ के सरफेस से अगर h हाइट पे ले जाने में कोई पूछे कितना वर्क करना पड़ता है तो आपके फॉर्मेट लर्न होना चाहिए। जैसे ये u फाइनल है, u इनिशियल है, तो यही तो w u फाइनल माइनस u इनिशियल डेल्टा u, यही तो करते हैं। तो ये पोटेंशियल एनर्जी रखोगे माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम ई अपॉन आर ई प्लस एस माइनस माइनस जी एम ई आर ई जी एम एम ई अपॉन आर ई। अब इसे कॉमन ले लिया हूँ, इसको सिंप्लीफाई किया हूँ, इस तरीके का फॉर्मेट बन गया है। तो इसमें से मैंने क्या किया हूँ भाई साहब, आर ई को कॉमन लिया तो जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, इसी को तो स्मॉल जी बोलते हैं। तो डब्ल्यू मतलब डेल्टा यू एम जी एच अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई आएगा। इसे रटे रहना ताकि सवाल आए तो डायरेक्ट इसे ही यूज करो, नहीं तो इतना बड़ा टाइम वेस्ट होगा आपका, है ना। दूसरा देखो कभी कभी हाइट भी पूछ लेता है, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम, इसको मैं जीरो मान लिया हूँ। ठीक है, इनफाइनाइट पे जाएगा तो ये हो जाएगा जी, इनफाइनाइट पे नहीं कह सकते हो, ऐसे भी कह सकते हो कि अगर मान लो किसी पार्टिकल को अर्थ सरफेस से पूछे और कहे मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा, तो जब उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो उतना हाइट तक जाएगा, अगर नहीं जीरो होता तो और ऊपर जाता। समझ रहे हो मेरी बात को, समझे कि नहीं। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का सम, यहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, पोटेंशियल जी एम कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। अब देखो हाफ एम यू स्क्वायर, अब ये हो जाएगा हमारा, देखो अब यहाँ एच को इनफाइनाइट ले नहीं लिया हूँ, वो तो बोला है कि कितने हाइट तक जाएगा जब फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। इसको इधर ले जाओ, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया हूँ माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर ई प्लस एच माइनस जी एम कैपिटल एम अपॉन आर ई का डिफरेंस जो है ये आ रहा है। तो मैं क्या किया हूँ, यहाँ पे जो है डायरेक्ट वही यूज कर लिया हूँ एम जी एच 1 प्लस एच अपॉन आर ई। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया हूँ। ठीक है, अब इसका इसमें 1 में मल्टीप्लाई करो इंटू एच बाई आर में, तो मल्टीप्लाई करो फिर सिंप्लीफाई करो तो एच का ये फॉर्मेट बन गया। इसको भी अभी यूज करेंगे। अभी कुछ सवाल देखना, बहुत लोगों को बहुत टफ लगा होगा, लेकिन ये जो एच का फॉर्मूला याद किया होगा उसे नहीं टफ लगेगा, है ना। ठीक है, देखो अब जैसे ये सवाल में है ये कह रहा है बॉडी मास 60 ग्राम एक्सपीरियंस और ग्रेविटेशनल फोर्स 3 न्यूटन व्हेन प्लेस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट इज। बिल्कुल सिंपल सवाल है, मतलब इसमें आपको अभी अभी बताया ई की वैल्यू एफ बाई एम होता है हमारा। ठीक है, तो मास फोर्स दिया है 3, मास दिया है 60, ग्राम में दिया है तो केजी में कर लो, तो ये आएगा 50 न्यूटन पर केजी। तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, in a gravitational field the gravitational potential is given by v minus kx upon x joule per kg the gravitational field intensity at point 2, 0, 3। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, आपको पता है v की वैल्यू माइनस के बाई एक्स दिया है, e बताना है तो e तो माइनस डी वी बाई डी एक्स होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड से कंपेयर कर ले रहा हूँ मैं। e मतलब है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, हम पढ़ाते समय सिंबल सेम यूज करते हैं ग्रेविटेशनल का और इलेक्ट्रिक फील्ड का, चाहो तो दोनों चैप्टर साथ में कंपैरिजन करके नोट्स बना सकते हो। तो ये v की वैल्यू हमारा दिया है इतना, तो इसे dv बाई डी एस करोगे तो माइनस के को बाहर ले लो, ये ऊपर जाएगा तो -1 x की पावर -1 माइनस x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x की पावर n -1, यही फॉर्मूला यूज किया हूँ, सिंप्लीफाई किया हूँ या तो यहाँ पे रख लो। ठीक है, अब देखो x की वैल्यू कितना है 2 रख दो तो -k/4, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा था एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज v, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अनदर प्लैनेट हैविंग द रेडियस 4 टाइम्स द अर्थ एंड द सेम मास डेंसिटी। इसमें डेंसिटी जो है हमारा
सेम मास डेंसिटी तो डेंसिटी सेम है। जनरली अभी मैंने एक फॉर्मेट बनाया हूँ कि वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर रूट में डी, डेंसिटी तो सेम कर दिया तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, तो वी डैश अपॉन वी आर पी अपॉन आर ई डैश हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अर्थ के जो सरफेस पे इसके वेलोसिटी v दिया है और प्लेनेट पे पूछा है, लेकिन इसका रेडियस कितना है 4re और इसकी डेंसिटी तो सेम बोला है, तो उसमें तो कुछ करना नहीं है, तो यहाँ कर दो 4re, तो re से re कट जाएगा तो v डैश की वैल्यू 4ve हो जाएगा, और अर्थ पे इसके वेलोसिटी सिंपली v से डिनोट किया है तो 4v, तो इसका जो है ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें कराओ पार्टिकल मास m इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी v k ve k लेस देन 1 from the surface of earth, ve इसकी velocity है, the maximum height above the surface reached by the particle is, देखे पूछ लिया ना h की वैल्यू मैक्सिमम कितने हाइट तक जाएगा, और v भी दे दिया है, तो मैक्सिमम हाइट निकालने का तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया ना जी, कि h की वैल्यू यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2r, यहाँ पर u की वैल्यू यहाँ v लिखा है वो बात अलग है, u ही v दिया है के v, आपको पता है VE नियर द अर्थ सरफेस कितना होता है, VE की वैल्यू रूट में 2gr होता है। कुछ नहीं करना है, अब देखो ध्यान से, U के जगह रखना k VE का स्क्वायर 2g, यहाँ पर U के जगह रखना है k V का स्क्वायर, तो k स्क्वायर V की स्क्वायर अपॉन 2r। अब V की वैल्यू क्या होता है रूट में 2gr, यहाँ भी 2gr रखो, यहाँ भी 2gr रखो। अब ध्यान से देखना, इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये r से r कट गया, क्लियर है, 2 से 2 कट गया, यहाँ से g कॉमन लाओ तो ये 2g ऊपर से कट गया। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना, तो यहाँ पर के स्क्वायर आर बचेगा, के स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये हो जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, तो आर के स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर, यानी सिंपली ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसे सवाल को बच्चा बहुत लेके उलझा रहा था, भैया फॉर्मेट तो बनाओ, आप एमसीक्यू पैटर्न पे तैयारी करो ताकि एग्जाम में करके आ पाओ, सब्जेक्टिव के चक्कर में ना पड़ो। इसलिए जब भी कोई सवाल लेंदी लगे उसका कंक्लूजन ही नोट कर लो कि उस पैटर्न का सवाल आएगा तो करेंगे। वो कोई सवाल लग रहा है कि यार इसमें बहुत समय लगेगा तो उसे तुरंत नमस्ते भैया हम नहीं लगाएंगे, बहुत ब्रिलियंट हो तो भी छोड़ दो भाई, लास्ट में अगर समय बचे तो कर लो, लेकिन बीच में नहीं, कम से कम 650 या 680 तक पहले अटेम्प्ट तो कर लो, लास्ट के जो नंबर बचते हैं उसे बाद में अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, इस सवाल को देखो, इसमें कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्लेनेट इन इलेप्टिकल ऑर्बिट about the sun at position A, B, C are Ka, Kb and Kc respectively. AC is the major axis and SB the perpendicular to the AC. The position of the sun as a shown in the figure. मतलब आपको पता है इलिप्स के दो फोकस होता है, एक यहाँ और एक इधर होता है, तो यहाँ पे सन हमारा जो है प्लेस्ड है, इसके हिसाब से जो है हमें काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बताना है। तो आपको पता है केपलर्स लॉ पढ़ते हो तो यहाँ पर जो है हमारा फोकस होता है और प्लेनेट जो है सन के चारों ओर इस तरीके से हमारा घूमता है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसका स्पीड का अगर रिलेशन पता है तो आप आसानी से इसे बता पाओगे कि कौन सा जो है ज्यादा होगा कौन सा कम होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, हम डायरेक्ट बता देते लेकिन स्लोली पहले समझो। तो ए और सी पॉइंट पे एम वी ए आर वन, ठीक है, ये एम वी सी आर टू कर दिया हूँ, तो वी सी अपॉन वी ए करोगे तो आर वन अपॉन आर टू, ये देखो कम है ये ज्यादा है तो ये लेस देन 1 होगा, तो वी सी लेस देन वी ए, समझे, यानी ये कम है यहाँ ज्यादा है, यानी सन के जितना पास प्लेनेट होगा उसका स्पीड ज्यादा होगा, दूर जाएगा तो स्पीड कम हो जाता है, ध्यान रखना, इसे आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो इस फिगर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है सबसे पास में ये है तो सबसे ज्यादा इसका स्पीड होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज्यादा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो जिसका हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा ए का होगा, उसके बाद बी का, उसके बाद सी का, तो के ए ग्रेटर देन के बी ग्रेटर देन के सी, क्योंकि वी ए ग्रेटर देन वी बी ग्रेटर देन वी सी होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जनरली अपने इसमें कैपलर्स लॉ में क्या होता है, 3 होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। फर्स्ट ये बताता है कि जो हमारा प्लेनेट है इसके इलेप्टिकल पाथ में जो है घूमता है, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या बताता है कि उसका इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया कवर करता है, मतलब एरियल स्पीड डी ए बाई डी टी कॉन्स्टेंट होता है एल अपॉन 2m, एल क्या है एंगुलर मोमेंटम, मतलब इस प्रोसेस में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी टी, तो ए1 अपॉन ई टू इक्वल टू टी वन अपॉन टी टू, इस पर बेस्ड ऑन भी सवाल आएगा, है ना। तीसरा होता है कि जो टाइम पीरियड होता है वो आर के क्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3,
तो T2 अपॉन T1 का होल स्क्वायर इक्वल टू R2 अपॉन R1 की पावर 3, इस पे बेस्ड ऑन सवाल मिलेगा। तो हम इसकी बेसिक थ्योरी भी साथ साथ आपको बताते रहूंगा। यहाँ फिर इतना जानना था कि कहाँ का स्पीड कम है कहाँ का ज्यादा है, बिल्कुल फंडामेंटल सवाल है। यहाँ लिखा हूं द प्लेनेट नियर टू सन मूविंग विद हाई स्पीड। लीनियर स्पीड की बात चल रही है कि रियल स्पीड भी आ गया है, तो अपनी भाषा में अगर आप कहीं शॉर्ट नोट्स बनाते हो तो काम आएगा। देखो नेक्स्ट की बात करेंगे अगर हम लोग, ये करा प्लेनेट मूविंग along a elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance r2. If v1 and v2 are the linear velocity at these points respectively, then ratio of v1 upon v2 is। तो जब भी इस तरीके का सवाल आएगा तो आप सिंपल एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है क्योंकि कोई टॉर्क नहीं है तो एल तो कांस्टेंट है, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दो, ये हो जाएगा हमारा m v1 r1 m v2 r2, तो v1 अपॉन v2 r2 अपॉन r1 होगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये भी ध्यान देना है कि R1 और R2 कैसे मानना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है R1 फारदेस्ट है, मतलब ये R1 जो है हमारा द सन एट अ डिस्टेंस R1 नहीं, क्लोजेस्ट में R1 है, फारदेस्ट डिस्टेंस पे R2 है। तो जब प्लेनेट इसके पास में आ रहा है तो वो जो डिस्टेंस R1 ले रहा है, जब दूर जा रहा है तो उसको क्या ले रहा है, R2 ले रहा है। समझे कि नहीं, बेसिक फंडामेंटल है, या बहुत सारे बच्चों को तो ये लर्न रहता है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा था फिगर शोज इलेप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट एम अबाउट द सन, द शेडेड area SCD is twice the shaded area SAB. If T1 is the time of the planet to move from the C to D in time T2, the time to move from A to B is। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपको बेसिक ये डायग्राम बनाना है और बेसिकली समझना है। इस यहाँ A से जब B जा रहा है तो उस वाले टाइम को मैं क्या मान लिया हूँ T2, और जब C से D जा रहा है तो टाइम को T1, और एरिया खुद ही बताया है कि ये ट्वाइस है, यानी ये एरिया A है तो ये एरिया 2A है, ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया है। ठीक है, तो अभी बताया ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T से लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इक्वल एरिया स्वैप करता है ना। तो A1 अपॉन A2 T1 अपॉन T2, तो 2A अपॉन A T1 अपॉन T2, तो T1 इक्वल टू 2T2, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी सिर्फ बेसिक कीवर्ड क्लियर होना चाहिए। इसमें करा द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लेनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स ऑफ दैट बी, द डिस्टेंस ए फ्रॉम द सन इज हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन द बी फ्रॉम द सन। ठीक है, तो इसको भी पहले समझते हैं। ये कह रहा है ए और बी मान लो, इसका टाइम पीरियड टी ए मान लो, इसका टी बी, इसके आर ए आर बी। ये टाइम पीरियड जो टी ए का बोला है वो 8 टाइम्स टी बी का है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि आर में रिलेशन बता दो, कौन कितना मतलब होगा रिलेशन। तो टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3, कैपलर्स लॉ डायरेक्ट लगाना है, तो टी ए अपॉन टी बी का स्क्वायर आर ए अपॉन आर बी की पावर 3। यहाँ 8 टी बी रखना है, टी बी को ऐसे ही रहने दो, टी बी कट गया, तो ये 8 का स्क्वायर। ठीक है, ये आर ए अपॉन आर बी की पावर कितना हो जाएगा 3, इसे लिखोगे तो 8 को लिखोगे 2 की पावर 3, और ये कितना है हमारा 3, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे अगर आप कट करोगे, ठीक है, तो 3 से 3 कट जाएगा तो 2 की पावर 2 4 बचेगा, तो आर ए अपॉन आर बी। कैलकुलेशन ऐसे ही करना। देखो कैलकुलेशन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो ऐसे करके आप ऐसे नहीं करना। देखो मैंने दोबारा कर दे रहा हूँ, ये हमारा 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3, ये 2 पहले से है, क्लियर है, 2 की पावर 3 है। अब इसे जो है इसको लेके आओगे, इसको इधर ले आओ तो ये 1/3 हो जाता है। ध्यान देना, इसको दोबारा सिंप्लीफाई करना बस सिखा रहा हूँ। इसे लिखोगे 2 की पावर 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 3 से 3 कट जाता है, तो 2 की पावर 2 बचता है, तो ये 4 हो जाएगा। कभी उसे सॉल्व करते समय ऐसा नहीं कर लेना कि अजीब तरीके का पावर लिख लेना, रूट में लिखना, समझे। हो सकता है पूरा रूट के बाहर ना आए तो आंसर उसी फॉर्मेट पे देता है। ठीक है, तो आर ए अपॉन आर बी 4 आ गया हमारा, तो आर ए की वैल्यू 4 आर बी हो जाएगा, दैट मीन्स 4 टाइम्स हो जाएगा। द डिस्टेंस ए फ्रॉम द सन हाउ मेनी टाइम्स ग्रेटर देन बी। समझ रहे हो, ए का डिस्टेंस सन से पूछा रहा है और बी से रिलेशन बी से कितना ज्यादा होगा, 4 टाइम्स होगा। कितना होगा, 4 टाइम्स, तो ये हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा था डिस्टेंस ऑफ द टू प्लेनेट फ्रॉम द सन 10 की पावर 13 मीटर एंड 10 की पावर 12 मीटर रेस्पेक्टिवली, द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट इज। ठीक है, अब देखो यहाँ आर ए 10 की पावर 13 है, आर बी 10 की पावर 12 है, इसको टी ए मानो, इसको टी बी। टाइम पीरियड का जो है
इसमें क्या पूछा है, द रेशियो पूछा है। सॉल्व करने का तरीका क्या बताया हूँ, कैप्लर्स लॉ यूज करना है, TA अपॉन TB का होल स्क्वायर RA अपॉन RB का होल स्क्वायर, ये 10 की पावर 13 है, 10 की पावर 12 है। सॉल्व करोगे तो 12 कट जाएगा तो एक 10 बचेगा। मैंने कहा ना ये 10 की पावर 3 को आप 10 की पावर 3 कितना होता है 1000 लिख लेना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होने लगते हैं, इधर का पावर जाएगा तो 10 की पावर 3/2 हो गया, जैसे ऐसे कुछ ऐसे आप गलती नहीं करना, 10 की पावर 3/2 के लिखते हैं, सोचते हैं कि अब सॉल्व कैसे करें, ऐसे नहीं करते हैं। इसे लिख लो 1000, उसके बाद रूट लगाओ, तब पता चला यार ये तो 100 में से एक 10 बाहर आ जाएगा, एक 10 अंदर बच जाएगा, तो 10√2 आएगा, तो हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा कि योर प्लेनेट मूविंग एन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन इफ T, VE एंड L stand respectively for kinetic energy, gravitational potential energy, total energy, magnitude of angular momentum about the center of force, which of the following is correct? ठीक है, तो T कह रहा है हमारा देखो इसे हाईलाइट कर लो तो ज्यादा सही रहेगा, इधर देख लो क्या क्या बोला। अच्छा यहाँ मैं मेंशन कर दिया हूँ, काइनेटिक एनर्जी है, T का मतलब, V का मतलब पोटेंशियल एनर्जी, E का मतलब टोटल एनर्जी, L का मतलब एंगुलर मोमेंटम। ठीक है भाई साहब, तो इसमें जो है हमारा पूछा है, देखो कह रहा कि जो काइनेटिक एनर्जी है कंजर्व होता है, या जब वो हमारा सन के चारों ओर प्लेनेट घूमता है तो हर अलग अलग जगह पे उसका स्पीड अलग होता है, लीनियर स्पीड, तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होगा, ऐसी गलती नहीं करना। दूसरा है हमारा वी ऑलवेज कन्वर्ट, पोटेंशियल एनर्जी कह रहा है कंजर्व होगा, ये भी नहीं होगा। ई जो है हमारा एनर्जी, अच्छा ये पॉजिटिव नेगेटिव की बात किया, वी को पॉजिटिव है, वी क्या है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो नेगेटिव होता है ना, ई ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, ई ऑलवेज। टोटल एनर्जी को क्या बोला, टोटल एनर्जी तो नेगेटिव होगा, डन है हमेशा, ठीक है। एल इज कंजर्व बट डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर चेंजेस फ्रॉम कंटिन्यूसली। अब सोचोगे सर आप तो कह रहे हो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, सही बात है होता है, लेकिन ये कह रहा है कि एल इज कंजर्व बट डायरेक्शन वेक्टर एल कंटिन्यूसली चेंज। भाई अगर डायरेक्शन चेंज होगा तो काहे का कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं रहेगा, डायरेक्शन भी फिक्स होता है तभी हम उसे बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी मैं उसका डायरेक्शन दिखाता हूँ, तो ऐसे नोट्स बना लेना, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होता है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में, टोटल एनर्जी नेगेटिव में, ऑलवेज ऑलवेज करके लिख रहा हूँ, एल कांस्टेंट होता है, डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। कैसे भैया देखो जरा, जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे बनाने का प्रयास किया हूँ, तो एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p से निकालती हूँ, तो पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, इधर मास इनटू वेलोसिटी होगा, r क्रॉस p करोगे हमारा, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम नीचे की ओर जाएगा। कहीं पे भी करोगे, जैसे बड़ा सा बना के देख लो, जैसे यहाँ पर है तो r क्रॉस p, यहाँ पे है r क्रॉस p, यहाँ पे r क्रॉस p, यहाँ पे r, हर जगह अंदर की ओर होगा, डायरेक्शन नहीं चेंज होता भैया, समझे कि नहीं, एलोंग द एक्सिस होता है, एलोंग द एक्सिस। अगर किसी को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है भाई साहब, तो ऐसे सर्किल बना के समझ लो, सर्किल वैसे बनाना नहीं क्योंकि पाथ इलेप्टिकल होता है, यहाँ से सिर्फ समझने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है, कि इसको ओरिजिन मानोगे तो इसका पोजीशन वेक्टर समझोगे भाई साहब, इसका पोजीशन वेक्टर इधर होगा ना आर वेक्टर, ठीक है, हाँ, और यहाँ पे जो है हमारा इधर होगा एम भी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा रोटेट कराते हैं तो समझे कि नहीं, इधर हमारा अगर यहाँ से देखोगे पोजीशन वेक्टर हमेशा ऐसे ही बनाते हैं, इधर आर वेक्टर होगा, इधर होगा एम भी वेक्टर, कहीं से देख लो, आर क्रॉस पी करोगे तो अंदर जाएगा, आर क्रॉस पी करोगे तो ये हमारा एक्सेस है, एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग होता है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं पालना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये तो रिलेशन मैथमेटिकल पूछ लिया है, द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ from the sun is r1 and r2, the distance from the sun when it is perpendicular to the major axis and orbit drawn from the sun, ठीक है। तो ये रिलेशन डायरेक्ट पूछ लेता है, ये r1 r2 है, तो ये होता है 2/R, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक r होता है 1/r1 + 1/r2, ये लर्न रखना, इलिप्स पढ़ोगे तो वहां पे मिलेगा मैथमेटिकली, ये रिलेशन सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा R की वैल्यू, सी ऑप्शन। इसमें करें 2 एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग इन अ ग्रेविटेशनल फ्री स्पेस आफ्टर हैविंग अ लॉस्ट कांटेक्ट विद देयर स्पेसशिप ऑफ द टू विल बी। देखो जब स्पेस में कहीं पे भी रहोगे, एक्चुअल में अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है, कोई भी स्पेस में ऑब्जेक्ट है उसके पास थोड़ा बहुत मास है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ध्यान रखना, स्पेस में कोई अदर तो फोर्स नहीं लग रहा, जो आपस में म्यूचुअल ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसकी वजह से वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, मूव टुवर्ड्स द ईच अदर हो जाएगा,
कहीं भी स्पेस में जो अट्रैक्ट कर रहा है उन दोनों का जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसकी वजह से, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। ये देखो केप्लर्स थर्ड लॉ state that the square of period of revolution t of a planet around the sun is proportional to third power of average distance r between the sun and planet t square directly t square equal to kr की power 3 where k is constant if the masses of the sun and planet is capital M and small m respectively as per Newton's law of gravitation. The force of attraction between them is F G M capital M small m upon r square. Here G is the gravitational constant. The relation between G and capital K is described. ठीक है, तो इसे सिर्फ रिलेशन बता देना है। तो ये तो डायरेक्ट बता सकते हो कैसे, आपको पता है कि टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3 होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कुछ के लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब ध्यान से समझना, टी की वैल्यू 2 पाई रूट में जी एम अपन आर की पावर 3/2 होगा। स्क्वायर करोगे तो टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर की पावर 3। तो इसी तरह कंपेयर करना, इसी को तो के ले रहा हूँ, यही तो आ रहा है, यानी के की वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन जी एम है, तो के जी एम 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यही तो लिखा है जी एम के। ठीक है, जी को आप ऐसे लिख लो, मैं के जी एम लिख दिया हूँ, अगर आप इसे चाहो तो ऐसे भी तो लिख सकते हो, जी एम के इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। इसलिए अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो रटा ही हो, ताकि उस सवाल में समय न बर्बाद हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि पूरा भूल ही गए, अगर भूल जाते हो तब की बात है, तो पूरा डिराइव कर लेना, बहुत टफ काम नहीं होता है। अगर कोई जो है सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा उसके चारों ओर, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वही तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाता है, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से वी आ गया, टाइम पीरियड 2 पाई आर अपॉन वी, 2 पाई आर जी एम अपॉन आर, सिंप्लीफाई करोगे तो जी एम अपॉन 2 पाई अपॉन जी एम आर की पावर 1 प्लस 1/2 3/2 हो गया। तो ये तो आएगा भाई साहब, स्क्वायर कर दो, सिंप्लीफाई, टी स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर की पावर 3 टी स्क्वायर, कंपेयर नहीं कर लोगे तो डायरेक्ट डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन जब अगर भूल जाते हो, लगता है सर मैं तो भूल गया, तब मेरा लेकिन एडवाइस है रटने का प्रयास जरूर करो। ठीक है, ये करा, द डिपेंडेंस ऑफ इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ई एंड द अर्थ विद डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ करेक्टली रिप्रेजेंटेड बाई, इसमें सिर्फ ई और आर के बीच में जो है रिलेशन पूछ लिया। मैंने बोला ना, मैं सिंबल जो है जी नहीं यूज करता, ही पेपर में भी ई यूज कर लेता है, इसमें कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो आपको पता है अर्थ के एक्स डिस्टेंस पे ई की वैल्यू जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, सरफेस पे जो होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, अंदर जो होता है जी एम एक्स अपॉन आर की पावर 3। क्लियर बात है, यहाँ बाहर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये तो कांस्टेंट है, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ से तो ऐसे बनेगा और यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, अब बात ये है कि मैंने अभी इसलिए बताया था, देखो ये भी सही हो सकता है, ये भी, लेकिन ये माइनस में होता है, समझे, माइनस में होता है, इसलिए हमारा थर्ड कोऑर्डिनेट वाला करेक्ट है ए ऑप्शन। कभी कभी इधर ही दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि सर नहीं बताए थे नीचे ही होगा, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये खुद दिया है ऑप्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन द पार्टिकल विद डिस्टेंस आर ड्यू टू थिन स्फेरिकल सेल रेडियस आर मेजर्ड फ्रॉम द स्फेरिकल सेल। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे इस सवाल में, तो ये क्या बोला है, अर्थ। ठीक है, अर्थ को हम लोग सॉलिड स्फीयर की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन यहाँ पर बोला है हमारा जी क्या है, सेल, स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का मतलब होता है हॉलो स्फीयर। तो भाई अंदर कोई फील्ड नहीं होता है, तो अंदर कोई फील्ड नहीं होता है तो अंदर कोई ग्राफ भी नहीं बनेगा, और बाहर वही जी एम अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा और सरफेस पे जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो बाहर एक्स के जो है आर स्क्वायर या एक्स स्क्वायर लिख सकते हो, मैंने एक्स के टर्म में लिख दिया हूँ, जनरली आप ऐसे भी लिख सकते हो, आर के टर्म में दिया है ना, तो जी एम अपॉन आर का स्क्वायर लिख लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, मतलब यहाँ जो ग्राफ बना है ये x के टर्म में नहीं है, r लिखा हुआ है, तो ये फॉर्मूला बस मैं इतना कह रहा हूँ कि जैसे आपको e लिखना है तो ऐसे लिख लो, gm डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो e जो होगा हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो जैसे जैसे r को बढ़ाओगे वैसे वैसे e हमारा क्या होगा, मतलब ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरह इस तरह बनेगा। पहली बात तो ये तीनों गलत इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ तो जीरो होगा, यहाँ ग्राफ ऑलरेडी बना दिया है, सही है गलत है वो बात की बात है, बना क्यों दिया क्योंकि वहां तो जीरो है, तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। ये कह रहा है टू स्फीयर मास m एंड कैपिटल M आर सिचुएटेड इन एयर एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F। द
space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3, the gravitational force will now be। ठीक है, तो ये जो है हमारा बिल्कुल फंडामेंटल सवाल है। ठीक है, इसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है भाई वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ते होगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R होता है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसमें आ जाता है, वो अलग अलग मीडियम का अलग होता है। लेकिन यहाँ पे होता है F की वैल्यू Gm1m2/r²। पूरे स्पेस में G की वैल्यू चेंज नहीं होता, मास चेंज नहीं होता है, और डिस्टेंस तो डिस्टेंस ही है, जो भी रखोगे फिक्स रहेगा। यानी ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। तो अगर हमारा फोर्स सेम रहेगा, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसी भी लो, लिक्विड में ले जाओ, कहीं ले जाओ, ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिक्वायर्ड। ये कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स किस में रिक्वायर्ड है भाई? स्ट्रिंग ऑफ लिक्विड, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। तो ये सवाल इधर ही देना चाहिए था जहां ग्रेविटेशन और कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन पढ़ लो। तब यहाँ है, मैं आराम से डिस्कस करूंगा, आपको आएगा, ध्यान से समझना। स्टीयरिंग का मतलब होता है ऐसे ही स्टर करना, ठीक है। तो ये स्टीयरिंग करोगे तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की जरूरत है कि नहीं। कन्वेक्शन क्या होता है? जब हम वाटर को हीट करते हैं, नेचुरल कन्वेक्शन बता रहा हूँ, तो यहाँ वाटर जो गर्म होता है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाता है, तो ये ऊपर चला जाता है। ऊपर की जो है लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो नीचे आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन। ठीक है, फोर्स कन्वेक्शन होता है जो पंखा लगा के ब्लोअर का काम करता है, गर्म हवा को एक जगह से दूसरे जगह, वो फोर्स कन्वेक्शन होता है। उस चैप्टर में चलेंगे तो बात करेंगे। तो भाई यहाँ जो नीचे से ऊपर आ रहा है वो mg लग रहा है नीचे, तभी तो आ रहा है। मेरी बात समझे? तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की आवश्यकता है। अगर यहाँ g का इफेक्ट खत्म हो जाए तो ऊपर नीचे जाएगा ही नहीं, समझे? अब बताओ, यहाँ पर जब यहाँ हीट करते हैं तो यहाँ जाता है, तो यहाँ कोई ग्रेविटी की जरूरत थोड़ी ना है। यहाँ पे हीट जो रेडिएट होता है, हमारा गर्म बॉडी को हवा में रख दो, धीरे धीरे ठंडा होता है, वो ग्रेविटी की वजह से थोड़ी ठंडा होता भैया। हाँ, इसमें जरूरत होगा, जब इसकी थ्योरी पढ़ोगे तो मिलेगा आपको। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है बॉडी weight 72 Newton moves from the surface of the earth at a height half of the radius of earth, then the gravitational force exerted on it। कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हमारा कितना लगेगा, या ग्रेविटेशनल फोर्स कर सकते हो। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, ये वेट जो आता है इसी को F लिखते हैं हम लोग, F इक्वल टू mg। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें जो है h हाइट पे निकालना है तो क्या करेंगे, W डैश mg डैश इक्वल टू mg 1 प्लस h अपॉन r का होल स्क्वायर। यहाँ पर mg कितना दिया, 72 अर्थ के सरफेस पे। पूछ कहाँ रहा है, r/2 पे, तो यहाँ r/2 करोगे तो r से r कट जाएगा तो 1/2 बचेगा, तो 1 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ऊपर है 72, सिंप्लीफाई करोगे 32 न्यूटन। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है 2 पार्टिकल इक्वल मास m गो around the circle radius r under the action of their mutual gravitational attraction, the speed v of each particle is। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सवाल है। अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट में चारों ओर घूम रहा है तो इसका रेडियस r है, तो r और r2r हो गया। तो भाई ये घूम रहेगा सर्किल में, तो इस पर कोई फोर्स लग रहा होगा ना, जैसे स्ट्रिंग होता है, पार्टिकल बांध कैसे ऐसे रोटेट करते हैं, रस्सी टूट जाए तो थोड़ी सर्किल में घूमेगा, तो वो स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वही तो mv²/r होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी, इसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा Gm1m2/r², वही mv²/r होगा। ये हो जाएगा Gm × m अपॉन 2r, r और r कितना होगा, 2r का होल स्क्वायर mv²/r। v की वैल्यू सॉल्व करोगे तो इतना आएगा। 4 है, इसे रूट के बाहर ला दिया है तो 1/2 के फॉर्मेट में बन गया, तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया। इसी में अगर ओमेगा पूछा होता तो ये mv²/r नहीं लिखते, फिर mr ओमेगा, ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर कर देते। ठीक है, इसमें कह रहा है द अर्थ मास दिस रिवॉल्व्स अराउंड द सन विद एंगुलर velocity this radians per second in a circular orbit radius this, the force exerted by the sun on the earth in Newton। तो भाई इस पे जो फोर्स लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर तो लगेगा, mv²/r लगाते, लेकिन यहाँ पर ओमेगा दे रखा है, तो मास दिया है, रेडियस दिया है और ओमेगा भी दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट वेयर प्रोपोर्शनल टू 1/r not as a 1/r², where r is the distance between them, then the particle in a circular path under the force would have its orbital speed v is proportional to। तो कह रहा है ऑर्बिटल स्पीड किसके प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है भाई सब, इसको समझो जरा। एक्चुअल में जो है जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है Gm1m2/r² mv²/r के इक्वल करते हैं, लेकिन कह रहे ना ऐसा नहीं लो, इसको नहीं लो,
सिर्फ आर लो, स्क्वायर हटा दो, तो अब सॉल्व करोगे तो जी एम एम अपॉन आर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, आर तो कट गया तो वी की वैल्यू रूट में जी एम, तो आर है नहीं है, तो आर पे डिपेंड नहीं करेगा, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो कोई जब क्वेश्चन जितना बताता है वो करना पड़ता है, ये नहीं जबरदस्ती होता है अरे देख तो लो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को देखो। इफ द मास ऑफ द सन वेयर 10 टाइम्स स्मॉलर एंड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वर 10 टाइम्स लार्जर इन मैग्नीट्यूड, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट मतलब गलत पूछ रहा है, समझे कि नहीं। तो सिंपली पहले जी के ही समझते हैं, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है। मास जो है हमारा सन का जो है वो कितना कर दिया है 10 टाइम्स। देखो इफ द मास ऑफ द सन वर 10 टाइम्स जो है स्मॉलर, ये हो गया m डिवाइडेड बाई 10। तो भाई हम जब जी निकालते हैं अर्थ के लिए तो मास तो अर्थ का लेते हैं ना, उसे में क्या ही लेना देना, उसे कोई लेना देना नहीं। जी डैश कह रहा है 10 जी हो जा रहा, हाँ इसे लेना देना है कि जी डैश निकालोगे तो कैपिटल जी डैश एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 10 जी, तो ये 10 जी हो जाएगा, यानी जी डैश इंक्रीज हो गया। समझे मेरी बात को। ठीक है भाई साहब, तो ये कह रहा रेन ड्रॉप विल फास्टर, अरे भाई जी डैश ज्यादा हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज्यादा हो गया तो फास्ट ही तो मूव कराएगा, पक्की बात है, तो सही है ना। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड बिकम्स मोर डिफिकल्ट, जी की वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तो चलने में फिर डिफिकल्टी होगा, सही बात है। द टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड बी डिक्रीज, बताओ टी इक्वल टू 2 पाई रूट में एल बाई जी डैश होगा, जी डैश बढ़ेगा तो टी घट नहीं गया, ये भी सही लिख दिया। ले अब लिखा है जी ऑन द अर्थ विल नॉट चेंज, कह रहा जी चेंज ही नहीं होगा, अरे चेंज तो हो रहा है भाई, तो ये गलत हो गया, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। ये कह रहा स्फेरिकल प्लेनेट हैज एमपी क्या है मास एमपी डायमीटर डीपी और पार्टिकल मास एम फॉलिंग फ्रीली अंडर द नियर द सरफेस ऑफ दिस प्लेनेट विल एक्सपीरियंस एन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू, फिर सिर्फ जी का फॉर्मूला पूछ रहा है। तो अब जी कैसे लिखते हो हम लोग, जी एम अपन आर स्क्वायर, किसी भी प्लेनेट के लिए यूज कर सकते हो, अर्थ यूज करो, कोई अदर प्लेनेट यूज करो। मास को एमपी लिया है लेकिन आर के टर्म में नहीं लिखा है, डी दिया डायमीटर, तो आपको पता आर जो होता है डी बाई टू होता है, तो डीपी बाई टू, टू का स्क्वायर 4 हो जाएगा तो 4 जी एम पी अपॉन डीपी स्क्वायर, तो हमारा ए ऑप्शन जो है करेक्ट है। ठीक है, तो कभी कभी सिर्फ फॉर्मूला ही पूछता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमेजिन अ न्यू प्लेनेट हैव द सेम डेंसिटी एज दैट अर्थ बट इट्स 3 टाइम्स बिगर देन द अर्थ साइज। ठीक है, if the acceleration due to gravity on the surface of earth is g, on the surface of new planet is g dash, तो कह रहा भाई दोनों में रिलेशन बना दो, एक प्लेनेट लिया है एक अर्थ लिया है, तो भाई जी की वैल्यू होता है जी एम अपन आर स्क्वायर, डेंसिटी इसमें सेम बोल दिया, वैसे मैंने इसे बता रखा हूँ, लर्न रखना, जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। ठीक है, आर रूट में डी, लेकिन यहाँ डेंसिटी तो सेम है तो आप निकाल भी सकते हो, ये से लिखो जी अपॉन आर स्क्वायर, लिखो रो 4/3 पाई आर क्यू, इससे कट हो जाएगा आर स्क्वायर, तो ये सब तो कौन डेंसिटी कांस्टेंट है 4/3 पाई रो आर जी है, तो ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ आर बाई जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आएगा, तो लिख लो भाई जी डैश अपॉन जी, आर डैश अपॉन आर, 3r अपॉन आर, तो कटेगा तो जी डैश जो है 3g हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, इसमें कह रहा द डेंसिटी ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड प्लैनेट इज ट्वाइस दैट ऑफ अर्थ, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू द एट सरफेस ऑफ अर्थ, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज r, द रेडियस ऑफ प्लैनेट वुड बी। बहुत सिंपल सवाल है, इसमें क्या कह रहा है हमारा जी की वैल्यू जी एम अपन आर स्क्वायर है, तो जी अपन आर स्क्वायर को अलग लिख लो, वैसे लर्न रखना है, याद करके जाना है, रो 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, तो ये जी हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आर, क्लियर है। तो यहां से जो हो जाएगा हमारा जी डैश अपॉन जी, रो डैश आर डैश अपॉन रो आर सिंपली, अब जी डैश अपॉन जी। ठीक है, अब इसमें क्या चेंज किया है, जी डैश और जी सेम है कह रहा है, और रो डैश क्या है 2 रो है, तो जी ये दोनों सेम कर लो, 2 रो अपॉन रो, आर डैश अपॉन आर, रो से रो कट गया, जी से जी कट गया, आर डैश कितना हो जाएगा r/2, तो सिंपली जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें जितना इंफॉर्मेशन दे उसे ठंडे दिमाग से यूज करो। ठीक है, ये कह रहा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट ए 9 टाइम्स द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लेनेट बी, अ मैन जंप टू हाइट 2 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए, व्हाट विल बी हाइट जंप फ्रॉम द सेम पर्सन ऑन द प्लेनेट बी। बहुत अच्छा है, इसे क्या करना है आपको ध्यान से समझना, यहाँ से अगर कोई जंप करेगा, यहाँ से मान लो ये एच हाइट 2 मीटर तक जा रहा है, ये एच डैश मान लो वो पूछ रहा है, लेकिन सेम स्पीड से जंप करा भाई, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh लगाओगे, यहाँ वी डैश का स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g डैश एच डैश। ठीक है,
क्योंकि अर्थ के सरफेस पे जी होता है हमारा, ठीक है। तो ये जो दोनों लिया है हमारा प्लेनेट, यहाँ पे जी है तो दूसरे वाले प्लेनेट पे मैंने जी डैश मान लिया, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है भाई। लेकिन u रूट टू जी एच है, ये u रूट टू जी डैश एच डैश, तो u तो सेम ही है, तो ये दोनों आपस में सेम ही तो होगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो जी एच इक्वल टू जी डैश एच डैश, तो एच डैश की वैल्यू जी एच अपॉन जी डैश होगा। अब इसमें इंफॉर्मेशन देखो, यहाँ कह रहा था जी है 9 जी डैश के इक्वल है, पुट कर दो अब, ठीक है। तो यहाँ पर जी के जगह 9 जी डैश रखो, ऊपर नीचे से जी डैश कट जाएगा, तो 9 2 जा 18, दैट मीन्स इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी हमारा अगर प्लेनेट ए और प्लेनेट बी, दो प्लेनेट लिया है, एक प्लेनेट पे अगर 2 मीटर तक जंप कर रहा है तो दूसरे प्लेनेट पे हमारा 18 मीटर तक जंप करेगा सेम स्पीड से ही, ये जी का बहुत इफेक्ट होता है, ध्यान देना, इसलिए क्वेश्चन को केयरफुली अटेम्प्ट करना। ये कह रहा व्हाट विल बी फॉर्मूला ऑफ मास ऑफ द अर्थ इन टर्म्स ऑफ जी आर कैपिटल जी। तो क्या भाई साहब ये पता नहीं है आपको, जी की वैल्यू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर होता है, तो एम ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, जी आर ई स्क्वायर अपॉन जी हो जाएगा। एम ई बताना था, इसका इधर मल्टीप्लाई किए, जी से डिवाइड कर दिए, तो बी ऑप्शन मैच कर गया। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट देखो, ये क्या कह रहा है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी एंड मीन डेंसिटी ऑफ द अर्थ रो रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन वेयर जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये फॉर्मूला ही तो पूछा है, जी की वैल्यू जी एम अपन आर स्क्वायर होता है, जी अपन आर स्क्वायर साइड में रखो, और एम के रखोगे डेंसिटी इंटू वैल्यूम, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, आर स्क्वायर से कट करोगे तो एक आर बचेगा, सिर्फ डेंसिटी निकालना है रो, तो 3g अपॉन 4 पाई जी आर आ गया, तो सिंपली जो है ए ऑप्शन मैच कर गया। ये कह रहा था रेडियस ऑफ अर्थ अबाउट 6400 किलोमीटर एंड दैट ऑफ मास इज 3200 किलोमीटर, द मास ऑफ अर्थ इज अबाउट 10 टाइम्स द मास ऑफ मार्स, an object weight 200 Newton on the surface of Earth, the weight on the surface of the mass will be। तो सिंपल उसी तरीके से करना है इसमें भी, ठीक है। देखो आर ई कितना दिया है 6400 किलोमीटर, आर एम 3200 किलोमीटर, ठीक है। मास कितना दिया है हमारा अर्थ का 10 टाइम्स मास का, तो इसका वेट कितना दिया 200 न्यूटन, इसका वेट पूछ रहा है। अब इसको रिलेशन बनाना है तो बड़े आसानी से बना सकते हो, देखो ये 3200 किलोमीटर है, ये 64 इसे डिवाइड करोगे तो ये आर एम की वैल्यू आर ई बाई 2 नहीं लिख सकते, उसका हाफ ही तो है। ऐसे लिख क्यों रहे, थोड़ा सा आसान बन जाएगा और क्या, जैसे ये है इसका हाफ ही तो है, अगर 6400 किलोमीटर को 2 से डिवाइड करो तो 3200 नहीं आ जाएगा किलोमीटर में। ऐसे बनाने से फायदा क्या है, देखो जरा, अगर हम डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम करेंगे तो एम जी ई अपॉन एम जी एम हो जाएगा, ये हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, जी एम एम अपॉन आर एम का स्क्वायर, ठीक है। सिंबल मान लिया, ज्यादा बढ़िया, प्रोपोर्शनलिटी से भी हो जाता। तो यहाँ से जी कट गया हमारा, सिंप्लीफाई किए तो एम ई अपॉन एम एम आर एम अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना है 10 एम, और आर एम की जगह रखोगे आर ई बाई 2, यहाँ स्क्वायर है, एम एम से एम एम कट गया, आर ई से आर ई कट गया, तो यहाँ आएगा 10 और 2 का स्क्वायर 4, 10/4 मतलब 5/2, ठीक है। तो डब्ल्यू एम हो जाएगा 2, हमको बताना था ये नहीं, डब्ल्यू ई अपॉन डब्ल्यू एम 5/2, डब्ल्यू एम की हो जाएगा 2 डब्ल्यू ई अपॉन 5, ये दिया 200 न्यूटन, तो सिंप्लीफाई करो 80 न्यूटन, दैट मीन्स जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कभी कभी मैं ऐसे ही करा देता हूँ, लेकिन इसके सारे सवाल मेरा 100% एडवाइस रहता है कि भाई इसे जो है आप प्रोपोर्शनलिटी से ही करा करें, ठीक है। ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया है, डब्ल्यू की वैल्यू जनरली एम जी होगा और जी की वैल्यू जी एम अपन आर स्क्वायर होता है, तो ये कैपिटल जी है और ये स्मॉल एम है, ठीक है, वो तो चेंज होगा नहीं, तो कैपिटल एम और आर है, तो डब्ल्यू क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये लिखोगे डब्ल्यू एम अपॉन डब्ल्यू ई, एम एम अपॉन एम ई, आर ई अपॉन आर एम का होल स्क्वायर, क्योंकि आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ये एम है ये 10 एम ई है, इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी रखना चाहो तो रख दो, कोई बात नहीं, 6400 किलोमीटर 3200, इसको कट करोगे तो 2 आएगा, इससे कट करोगे तो कितना आएगा 10, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4/10, इसको इधर मल्टीप्लाई करो 200 न्यूटन, सिंप्लीफाई 80 न्यूटन, यानी सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। सेम क्वेश्चन है, ऐसे करो ज्यादा सही रहता है। A body weight 72 Newton on the surface of Earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half of the radius of Earth? ठीक है, तो इसको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर वेट कितना दिया है जी 72 न्यूटन, h हाइट पे पूछ रहा है और h कितना है r/2, सिंपल, तो g डैश होता है g अपॉन 1 प्लस h अपॉन आर का स्क्वायर, m से दोनों जगह मल्टीप्लाई करो, mg डैश mg 1 प्लस h अपॉन आर, ये कितना दिया 72,
एच की वैल्यू आर ई बाई टू, आर ई ऊपर नीचे से कट जाएगा तो 1 + 1/2 का होल स्क्वायर हो। सिंप्लीफाई करोगे तो 32 न्यूटन, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। बॉडी वेट 200 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हाउ मच विल इट वेट हाफ वे डाउन टू द सेंटर ऑफ अर्थ। ये ऊपर ऊपर जा रहा था, ये नीचे वाला। तो अर्थ के अगर h हाइट नीचे जाते हैं तो g डैश का फॉर्मूला होता है g1 - h अपॉन आर ई। यहाँ m से मल्टीप्लाई कर लो, mg डैश mg1 - h अपॉन आर ई। कितना नीचे आना है, h की वैल्यू आर ई बाई टू, तो यहाँ रखोगे आर ई बाई टू, ऊपर नीचे से कट जाएगा तो 200, 1 - 1/2 तो 1/2, 2 से कट करोगे 100 न्यूटन, तो ए ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट 1 किलोमीटर above the earth is the same as the depth d below the surface of earth then। ठीक है, तो इसमें सिंपली क्या पूछ रहा है, समझ रहे हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, हाइट 1 किलोमीटर ले रहा है above the earth surface। मैंने कहा 1 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर हो तो जी डैश का फॉर्मूला कौन सा यूज करना। देखो जी डैश का जो फॉर्मूला होता है हाइट के लिए g अपॉन 1 + h डिवाइडेड बाई r का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारा h की जो वैल्यू है जो है बहुत कम हो r से, तब हम g डैश का फॉर्मूला क्या यूज करते हैं जी, g ब्रैकेट में 1 - 2h डिवाइडेड बाई r। ठीक है, ये ऊपर जाता है फिर बाइनोमियल थ्योरम लग जाता है, तो ये जो 2 है हमारा यहाँ आ जाता है, -2 हो जाता है। तो ये ध्यान देना, ये फॉर्मूला हमेशा नहीं यूज कर सकती, यहाँ इसलिए यूज किया हूँ क्योंकि h की वैल्यू 1 किलोमीटर है। 10 किलोमीटर, 32 किलोमीटर तक भी यूज कर सकते हैं, मतलब 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ, उससे कम हो, बहुत कम हो, तो हम यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो आप लिख सकते हो ओनली वैलिड, ओनली, ठीक है, ओनली वैलिड, पता चले कहीं भी लगा दिए गलत हो जाएगा, ओनली वैलिड फॉर दिस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा g1 - 2h अपॉन आर ई, g डैश 1 - d अपॉन आर ई। सिंपली g कट गया, पहले 1 भी कट गया, ये माइनस भी कट ही जाएगा दोनों साइड से, तो d की वैल्यू कितना आएगा 2r, 2h आया, h की वैल्यू 1 है, 2 किलोमीटर, दैट मीन्स जो है सी ऑप्शन करेक्ट है। यानी ऊपर अगर 1 किलोमीटर जाए और नीचे हमारा 2 किलोमीटर जाए तो g डैश की वैल्यू सेम होता है। क्लियर। नेक्स्ट सवाल देखो, ये कह रहा था स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हैविंग रेडियस आर, एवरेज वेरिएशन जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सोन। अब जी और आर में रिलेशन पूछा है सिंपल, तो आपको पता है यही कॉन्सेप्ट होता है हमारा। अब जी बाहर लिखोगे तो जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है, तो आर स्क्वायर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अंदर क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सरफेस पे कांस्टेंट होता है। इसका ग्राफ बनाओगे तो हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसे ग्राफ बनता है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो मैंने फॉर्मेट लिखा हूँ इसे कन्वर्ट करके दिखाया हूँ कि कैसे आप निकाल सकते हो डायरेक्टली रिलेशन। देखो ये जी अपॉन आर स्क्वायर लिखा हूँ, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ये सब कुछ कांस्टेंट होता है, जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। लेकिन अगर इन साइड की बात करेंगे तो जी आर अपॉन आर की पावर 3, क्योंकि इसका फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा, जी एम आर अपॉन आर की पावर 3 आपको जनरली लर्न रखना पड़ेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। देखो अंदर वाला ही याद करो, बाहर वाला तो लाइक एज अ पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे जी एम अपॉन आर स्क्वायर होता है पॉइंट मास की वजह से, वही कॉन्सेप्ट होता है, तो बेसिक फंडामेंटल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रिलेशन आया है, यही हमारा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का भी होता है, उसी को तो जनरली हम लोग जी बोलते हैं। अगर हम सॉलिड स्फीयर को अर्थ ले लेते हैं तो ई को जी कहते हैं, बस इतना सा बात है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1/60 इट्स वेट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ, आर इज द रेडियस है हमारा। तो ये भी बहुत सिंपल सवाल है। ठीक है, ये कह रहा है हमारा अर्थ के सरफेस पे मान लो mg है, इसे w बोल दो, यहाँ w डैश बोल दो mg डैश। ठीक है, इसमें कह रहा है इसका वेट जो है w डैश w अपॉन 16 है। ठीक है, तो ये जो हाइट है वो कह रहा है बता दो भाई, बहुत सिंपल है, g डैश की वैल्यू g 1 + h अपॉन r का स्क्वायर होता है, यहाँ m से मल्टीप्लाई करो, mg डैश इक्वल टू mg 1 + h अपॉन r का होल स्क्वायर, w डैश इक्वल टू w 1 + h अपॉन r का स्क्वायर। ये फॉर्मेट बना, वैसे मैं बार बार बना रहा हूँ, आप कहीं नोट कर लो, बना बनाया डायरेक्ट यूज करो। यहाँ w अपॉन 16 हो जाएगा, w अपॉन दिस, w कट गया, 1 + h का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 होगा, इसे 4 का स्क्वायर, दोनों साइड से स्क्वायर हटाओगे तो 1 + h अपॉन r इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो h की वैल्यू, ये 1 उधर ले जाओ, 4 - 1 3, तो h की वैल्यू 3 आ रही आएगा, तो हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। r ही नहीं लिखा है, सिंपल r लिखा है। The distance of acceleration due to gravity g on the distance r from the center of earth, assume
टू बी स्फीयर रेडियस r एंड यूनिफॉर्म डेंसिटी एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब इसमें क्या करा, सिंपल रिलेशन ही तो पूछा है, इसका जी का रिलेशन पूछा, अभी अभी मैंने ठीक किया। कौन सा होगा, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर का होता है, तो फोर्थ यानी ये वाला करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहा है, द वर्क डन टू रेज द मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू द हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, यानी h कितना लेना है r, और इसका मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मेट बनाया हूँ, W की वैल्यू mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r होता है, h की जगह r रखना, तो r से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 1 प्लस 1 2, और h की जगह r रखना है mgr डिवाइडेड बाई 2, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर ये फॉर्मूला आप नहीं लर्न करना चाहते हो तो फिर आपको W इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r प्लस h माइनस और माइनस जी स्मॉल m कैपिटल M अपॉन r, इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फिर स्मॉल जी की वैल्यू जी एम अपॉन आर स्क्वायर यूज करके सिंप्लीफाई करके तब टिक करोगे। मेरा एडवाइस है लर्न कर लो भाई, है ना, इसे लर्न कर लो, क्या ही दिक्कत है ना। ठीक है, ये कह रहा है एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ द वैल्यू जी आर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, टेक द रेडियस ऑफ अर्थ दिस। ठीक है, तो हाइट पूछ रहा सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से समझना, पहली बात समझ लो, अगर हमारा अर्थ है तो वहां से x डिस्टेंस पे v का वैल्यू होता है माइनस जी एम अपॉन एक्स, लेकिन g की वैल्यू होता है माइनस जी एम अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर r लिखना हो तो r स्क्वायर लिख लेना। अब ध्यान से समझना, ये कह रहा है हमारा क्या दे रखा है जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ g, v और g दिया, v दिया है, g दिया है, और r दिया है, h पूछ रहा है। मेरा बताओ भाई, तो ये v की वैल्यू माइनस जी एम अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा। x ये होता है ना सेंटर से डिस्टेंस, ये r होता है, ये h होता है, और g की वैल्यू क्या हो जाएगा, जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। सिंपल सी बात है, इन दोनों को डिवाइड करो, जैसे ही डिवाइड करोगे तो v अपॉन जी, इस माइनस को इधर लेके चले आना, ये कितना हो जाएगा, जी एम से जी एम कट जाएगा, ये आर प्लस एच है, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, एक तो कट जाएगा, सिर्फ आर प्लस एच होगा। हमें h बताना है, r को इधर लाओ, तो माइनस वी अपॉन जी माइनस आर। अब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस को कॉमन ले लो या वैल्यू रख दो डायरेक्ट, v की वैल्यू जो है माइनस है तो माइनस ही में रखना, माइनस और माइनस 5.4 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन जी की वैल्यू कितना है जी, 6 लेना है, ध्यान देना 6। ठीक है, माइनस 6400 किलोमीटर इंटू 10 की पावर 3 मीटर में कन्वर्ट किया हूँ। ठीक है, अब इसे सिंपली मैंने यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंप्लीफाई किया हूँ, तो आया 2600 किलोमीटर। कैलकुलेशन सिंपल है, तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे सवाल लगाने के लिए आना क्या चाहिए भाई, ये रिलेशन और अप्रोच की अच्छा डिवाइड कर देंगे तो एक सिंपल रिलेशन बन जाएगा, वैल्यू रखेंगे तो एच आ जाएगा, उसके बाद तो डेफिनेटली आप करोगे सवाल। नेक्स्ट सवाल देखो, ये कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ द बॉडी ईच मास 2 kg आर सिचुएटेड ऑन द एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस 1 मीटर 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन, द रिजल्टिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द ओरिजिन विल बी। इससे क्या है भाई साहब, आपको ध्यान से समझना, आपको थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें यूज करेंगे, पहले वही बता देता हूँ। आपने ए आर स्क्वायर डैश 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 इनफाइनाइट तक गए होगे, तो इस तरीके से जो ए आर में ए से डिवाइड करोगे आर आएगा, ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करोगे तो आर आएगा। तो अगर कोई सीरीज लिखा है उसको जैसे पिछले वाले से डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कॉमन रेशियो से बोलते सेम आ रहा है, तो उसे बोलते हैं जीपी। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसका सम अगर करते हैं इन्फिनिटिव सीरीज का तो ए अपॉन 1 माइनस आर आता है, तो जैसे 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 इस तरीके से है। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो ऐसे इन्फिनिटिव 1/2 को 1 से डिवाइड करो 1/2 आएगा, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करो 1/2 आएगा। तो ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म क्या है ए, तो 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 तो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ए की वैल्यू कितना है 1 और कॉमन रेशियो ऐसे निकालते हैं तो ऐसे इन्फिनिटी 2 आएगा। इतना मैथमेटिक्स सवाल में यूज हो रहा है। ठीक है, देखो इसमें करना कुछ नहीं था भाई, v का फॉर्मूला क्या होता है, किसी पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है, पॉइंट मास को, तो माइनस जी एम अपन आर ही तो यूज करते हैं, माइनस जी एम अपन आर। यहाँ 2 kg 2 kg 2 kg ऐसे कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक, डिस्टेंस 1 2 4 8 ऐसे। तो v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 ऐसे करेंगे। देखो माइनस जी इंटू 2 अपॉन 1 माइनस जी इंटू 2 अपॉन 2 माइनस जी इंटू 2 अपॉन 4 माइनस जी इंटू 2 अपॉन 8। अब देख रहे हो माइनस 2g सब कॉमन ले लो, यहाँ क्या बचा 1 प्लस 1/2 1/4 1/8, तो जीपी बना। इसको सॉल्व करने के बता रहा हूँ कि मैथमेटिकली 2 आ रहा है भाई साहब, तो आपको पता चल गया ये 2 आएगा, तो 2 ये पूरा आ गया तो -2g तो -4g, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया।
तो जो मैथमेटिक्स जनरली यूज होता है उसे साइड में नोट कर लेना चाहिए कि कम से कम उस पैटर्न का दोबारा है तो नहीं छोड़ो, ठीक है। इस सवाल में देखो क्या कह रहा है हमारा, अ बॉडी मास m is taken from the earth surface to the height equal to twice the radius r of the earth, the change in potential energy of the body, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी तो अभी बताया ना, W इक्वल टू डेल्टा यू ही तो होता है, यही तो होता है mgh अपॉन 1 प्लस h अपॉन r, और ये कितना आ रहा है h, ट्वाइस द रेडियस, यानी h की जगह क्या रखना है 2r, यहाँ भी 2r, r से r कट जाए 2 प्लस 1 3, तो 2/3 mgr, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज इसका पूरा फॉर्मेट रख के करना पड़ेगा। इसमें कह रहा हूँ पार्टिकल मास m इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल ऑफ सेम मास एंड रेडियस, द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट a/2 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर वेल। बहुत अच्छा सवाल है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखो एक सेल दिया है और यहाँ पर एक पॉइंट सेंटर पे मास दिया है, जो v होता है वो नेट v निकालोगे तो सेल की वजह से निकलेगा, और जो हमारा पॉइंट मास रखा है सेंटर पे उसकी वजह से भी तो निकलेगा, ठीक है। ये e नहीं है, p है, ठीक है। तो ये देखो सेल की वजह से क्या होता है, अंदर v हमारा कांस्टेंट होता है, कहीं पे भी निकालो सेम होता है, gm अपॉन ए, ये हो जाएगा हमारा माइनस gm अपॉन ए, क्योंकि रेडियस r लेते हैं, यहाँ a दिया है। अब देखो पॉइंट मास ये होता है भाई, जितनी दूरी पे निकालना है पॉइंट मास की वजह से तो माइनस gm अपॉन r होता है, लेकिन कितनी दूरी पे निकालना है a/2, तो माइनस gm अपॉन a/2। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा माइनस 3gm अपॉन a। यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखो, ये कह रहा बॉडी मास m इज प्लेस्ड ऑन द अर्थ सरफेस विच इज टेकन फ्रॉम द अर्थ सरफेस टू द हाइट h इक्वल टू 3r, देन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी बिल्कुल फंडामेंटल सवाल है, यही तो बता रहा हूँ याद करने के लिए। डेल्टा यू क्या है, mgh 1 प्लस h अपॉन r, h कितना है 3r, यहाँ 3r रखो, यहाँ 3r, ये कट जाएगा 3/4 mgr, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा द रेशियो ऑफ एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ ve to the escape velocity at the planet vp whose radius and mean density are twice that of earth, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर escape velocity का अगर सॉल्व करोगे तो ये 2gm अपॉन r होता है, तो 2g अपॉन r ऐसे रहने दो, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यू स्फेरिकल होता है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रूट में रो, अगर इसे लिखोगे तो ve अपॉन vp re अपॉन rp रूट में रो e अपॉन रो p, रो डेंसिटी है और r रेडियस है, rp 2re है, रो क्या है 2 रो e है, यहाँ रख दो, re रहने दो, यहाँ रखो 2re, यहाँ रो e रहने दो, यहाँ 2 रो e रखो, कट गया, re से re कट गया, रो e से रो e, 1/2 रूट 2, यानी रेशियो कितना आएगा 1:2 रूट 2, तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ब्लैक होल इज एन ऑब्जेक्ट हुज ग्रेविटेशनल फील्ड is so strong that even the light cannot escape from it. So what approximate radius would Earth, ठीक है, this have to compress to a black hole? ब्लैक होल का काम क्या है, वो उसकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड हो जाता है कि अपने बगल से लाइट तक को नहीं जाने देता, उसको भी कैप्चर कर लेता है। यानी इसको हमें सॉल्व करने का तरीका क्या है कि जो VE है वो C के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो VE क्या होता है, इसके वेलोसिटी रूट में 2gm अपॉन r, C के इक्वल कर दो, यहाँ से r क्या हो जाएगा 2gm अपॉन c स्क्वायर, वैल्यू रखो, ठीक है। 2g की वैल्यू 6.67, 10 की पावर -11 मास दिया है, c भी दिया है, सिंप्लीफाई करोगे तो 10 की पावर -2, सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी अर्थ का रेडियस कंप्रेस्ड करके 10 की पावर -2 कर दें तो वो ब्लैक होल की तरह काम करने लगेगा, अपने बगल से हर एक चीज को लाइट तक को कैप्चर कर लेगा। इसमें कह रहा द रेडियस ऑफ द प्लेनेट इज ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ, both have almost equal average mass density vp and ve are escape velocity of the planet and the earth's respectively, then रिलेशन इस पे पूछ लिया है। अब इसको ध्यान से समझना, यहाँ पे escape velocity होता है रूट 2gm अपॉन r होता है, यहाँ 2g अपॉन r रहने दो, इसको रखो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r रूट में रो होता है, ये r रेडियस है, रो डेंसिटी है, तो इसको करोगे vp अपॉन v, तो rp अपॉन re रूट में रो p अपॉन रो e, क्यों भाई साहब, क्योंकि ये जो दोनों है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो बोला है rp क्या है 2re, और डेंसिटी को तो सेम बोल दिया, तो vp कितना हो जाएगा 2ve हो जाएगा। तो रिलेशन vp इक्वल टू 2v, यहाँ कैपिटल लेटर में लिख दिया तो कंफ्यूज नहीं होना, आप चाहोगे तो यहाँ आप भी कैपिटल में लिख सकते हो, इतना तो बोथ हैव ऑलमोस्ट इक्वल एवरेज मास डेंसिटी बोला है, ध्यान देना, लेकिन रेडियस ऑफ द प्लेनेट ट्वाइस द रेडियस ऑफ अर्थ बोला है,
तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन पढ़ के कहीं नोट कर लेना है, फिर सिंप्लीफाई करना है, बहुत आसानी से बनेगा ऐसे सवाल, लेकिन सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी से ही ट्राई करना। नेक्स्ट सवाल देखो, ये कह रहा हो पार्टिकल मास m is kept at a rest at height 3r from the surface of earth where r is the radius of earth and mass m is the mass of earth, the minimum speed with which it should be projected so that it does not returns back is g acceleration due to gravity on the surface of earth। ठीक है, तो ये सिंपल जो है हमारा फॉर्मेट है, v की वैल्यू √2gm/r ve 2gm। ठीक है, अब देखो r जो होता है वो re प्लस h होता है, और ये कितना हाइट लिया है, h की वैल्यू 3r है, तो re प्लस 3r तो कितना हो जाएगा 4re हो जाएगा। 2 से 2 कट होगा तो रूट में gm/2re होगा। तो सिंपली जो है ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कभी सवाल पूछता है और इतना रिप्लेस करना होता है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन देख रहे हो gr/4 की पावर 1/2 हो सकता है इस फॉर्मेट में पूछे, तो इसमें करना क्या है, यहाँ तो नहीं मैच कर रहा, तो मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन बना लिया हूँ। अगर मान लो ये 2gm/2re है, आपको पता है g की वैल्यू gm/re² होता, तो gm की जगह gre² रखोगे, तो यहाँ gre² रखोगे तो एक re से एक re कट जाएगा तो gre/2 होगा, यानी रूट में gre/2 होगा। अगर यही 4 हटा के 2 कर देता तो ये भी सही हो जाता। तो आप इस फॉर्म, मान लो ये क्वेश्चन में ऑप्शन ऐसा होता तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाता। ये कह रहा कि पार्टिकल मास m is thrown upward from the surface of earth with velocity u, the mass and radius of earth are respectively m and capital R, g gravitational constant, g is the acceleration due to gravity on the surface of earth, the minimum value of u so that the particle does not returns back to the earth। भाई मिनिमम किस वेलोसिटी से फेंकते हैं, वही तो एस्केप वेलोसिटी होता है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, √2gm/r। बाकी अगर बहुत सारे बच्चे डिराइव करेंगे तो यही तो करते हैं हम लोग, यहाँ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाओगे, हाफ mu² gm कैपिटल m/re, हाफ mv² माइनस g स्मॉल m कैपिटल m/re प्लस h। इसको मैंने पूरा सिंप्लीफाई किया, हाफ mv² निकाला। अगर जीरो नहीं है तो पार्टिकल रिटर्न होके वापस नहीं आएगा, यानी ये जीरो, अगर पॉजिटिव है इसके आगे प्लस लगा है तो ये हमेशा प्लस ही होगा, तो कभी जीरो नहीं होगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से u जो है ग्रेटर देन इक्वल टू दिस आएगा। ठीक है, तो कम से कम इतना हो तो रिटर्न होके नहीं आएगा, इसको एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं, तो बी ऑप्शन। यानी इस सवाल में एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पूछा था, तो आपको ये माथा पच्ची मत करना है, तो मैं ऐसे एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, ये करा द अर्थ इज एज्यूम्ड टू बी स्फेरिकल रेडियस r और प्लेटफॉर्म इज अरेंज्ड एट द हाइट r फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द बॉडी फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म इज fv where v is the escape velocity from the surface of the earth, the value of f। ठीक है, fv के टर्म में, और v क्या है, एस्केप वेलोसिटी है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, देखो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया हूँ, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं, ये ऐसे समझना। आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकालोगे तो जब हाफ mv² निकालते हो, ध्यान से समझना, ये जो है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, लेकिन मैं सिर्फ इस साइड का लिख लिया हूँ, सिर्फ इस साइड का। ये तो इधर आ रहा प्लस आ रहा, तो यानी इसी वाले टर्म को बाहर लेके आया हूँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो किया हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हो, बार बार पूरा लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन आइडिया होना चाहिए कि ये कैसे और क्यों किए हैं। ठीक है, अब देखो, मान लो अब कहाँ से प्रोजेक्ट करना है भाई, h हाइट से। हमारा एक यहाँ प्लेटफॉर्म है, यहाँ से किसी को स्किप कराना, कहीं से भी स्किप करा सकते हो। तो अगर यहाँ से स्किप कराना है हमारा, तो हाफ mu² माइनस g स्मॉल m कैपिटल m/r प्लस h होता है, लेकिन हाइट कितना है r, तो r प्लस r हो जाएगा, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो मैं इक्वल कर लिया हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 से 2 कट गया, m से m कट गया, u की वैल्यू √gm/r होता है। लेकिन अर्थ सरफेस पे जो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है भाई साहब, वो होता है रूट में 2gm/r। ठीक है, आपको पता है एस्केप वेलोसिटी अगर अर्थ पे निकालोगे, अर्थ सरफेस से, तो कितना होता है 2gm डिवाइडेड बाई r होता है ना। तो जबरदस्ती इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2gm/r को क्या बोलोगे, ve, तो रूट में 2 बचेगा, ये हो गया fe। ठीक है, तो f को कंपेयर करोगे तो 1/√2 आएगा, fe तो पूछा है, तो c ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी पूछता है, ये कह रहा विद व्हाट वेलोसिटी शुड द पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट्स हाइट बिकम्स इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, अब देखो, इसको सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से लगाओ, कह रहा कि एक ऐसे वेलोसिटी से फेंको कि वो कितने हाइट तक जाए, रेडियस ऑफ अर्थ, तो उसके और आगे ना जाए, यानी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हाफ mu² माइनस g स्मॉल m कैपिटल m/r, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होता तो और ऊपर नहीं चला जाता, तो माइनस g स्मॉल m कैपिटल m r प्लस h करना होता है, लेकिन h r है, तो सिंप्लीफाई करो,
हाफ एम यू स्क्वायर, इसको उधर ले जाके सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है, तो ये इतना आएगा, तो u का वैल्यू रूट में gm अपन आर आएगा, दैट मीन्स अच्छा रूट मतलब 1/2 लिख दिया है, कोई बात नहीं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो मेरा एडवाइस है कि इसका एक फॉर्मेट भी बना लो, फॉर्मेट मतलब जनरल एच करके, मान लो ये फेंका एच हाइट तक गया, ठीक है, तो इसको करोगे क्या, काइनेटिक कंजर्वेशन ऑफ लगा लो एनर्जी, हाफ एम यू स्क्वायर माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन आर, फाइनली जीरो कर दो, माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन आर प्लस एच, यही एच के जगह हम उस क्वेश्चन में आर कर दी हूँ, मैं एच ही रहने देता हूँ। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करने का इस तरीके का फॉर्मेट बनेगा, यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh अपॉन 1 प्लस एच बाई आर। अब एच के जगह जो है आर रखो, ठीक है, ध्यान से समझना, तब एच के जगह आप क्या करोगे, आर रखोगे तो ये कट जाएगा तो 2 आएगा, तो यू स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, जी आर, जी की वैल्यू क्या होता है, जी एम अपन आर स्क्वायर, एक आर कट गया तो यू की वैल्यू रूट जी एम अपन आर नहीं हो गया, तो इसे एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो, इसे एज अ फॉर्मूला यूज कर सकते हो बनाने के बाद। बाकी डेराइव जब भी कोई फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ तो डेराइव क्यों बता रहा हूँ, नहीं आप कंफ्यूज रहोगे सर ये कहाँ से आ गया, ठीक है, तो ऐसे डेराइव करते हैं। ये है फॉर अ प्लेनेट हैविंग मास इक्वल टू द मास ऑफ अर्थ बट रेडियस 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दिस प्लेनेट विल बी, ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। इसमें आपको पता है v की वैल्यू रूट 2 gm अपन आर होता है एस्केप वेलोसिटी, तो इसे जो v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r होगा, क्योंकि इसमें मास कह रहा भाई सेम है, g तो कांस्टेंट होता है तो r ही तो बचा, तो vp अपॉन v रूट में r ई अपॉन rp हो जाएगा, r ई तो सेम है लेकिन रेडियस rp जो था 1/4 था, ठीक है, रेडियस जो है हमारा कहाँ लिखा है जी 1/4, ठीक है, तो आर ई बाई 4 हो जाएगा, तो आर ई कट गया, 4 ऊपर चला जाएगा, रूट में 4 मतलब बाहर 2 आएगा, तो यहाँ से एस्केप वेलोसिटी प्लेनेट का 2v हो जाएगा, और एस्केप वेलोसिटी अगर अर्थ पे देखोगे तो 11.2 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो 22.4, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड नोट कर लो, याद रहे, पता चले वहां निकालने लगे, निकालोगे फिर कैसे, रूट 2 जी आर ई से, ठीक है, और जी की वैल्यू 9.8, आर ई 6.4 नहीं 6400 किलोमीटर, आप मीटर में कन्वर्ट कर लेना, लेकिन आप वहां डिराइव करोगे तो टाइम चला जाएगा, याद करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये कह रहा था एस्केप वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर मास m इज गिवन बाय g, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट m, e मास ऑफ द अर्थ, r ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, तो यहाँ पे भी पूछ लिया सिंपल एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, अब इसे क्या ही बार बार डिराइव करूँ, 2gm अपॉन r होता है तो 2gme अपॉन r ई। ये कह रहा था एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इफ द अर्थ mass increases to twice its present value, the radius of earth becomes half the escape velocity becomes, ठीक है भाई, escape velocity का फॉर्मूला होता है रूट 2 gm अपन आर, ये कह रहा है मास को डबल कर दो, रेडियस को हाफ कर दो, अब escape velocity बताओ, तो escape velocity पहले क्या था 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है, मास m2 2m1 कर दो, r2 r1/2, प्रोपोर्शनलिटी से रिलेशन बना लो, v2 अपॉन v1 m2 अपॉन m1 r1 अपॉन r2, m2 के जगह 2m1 r2 के जगह r1/2, m1 कट गया, r1 कट गया, ये 2 है, ये 2 से ऊपर जाएगा तो ऊपर 4 हो जाएगा, रूट में बाहर 2 आएगा, v2 2 v1 2 इंटू 11.2 22.4 किलोमीटर पर सेकेंड, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा था एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इफ द बॉडी टू बी प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री टू द वर्टिकल, देन एस्केप वेलोसिटी इज, ठीक है, तो आपको पता है कि जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो तो जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे नहीं डिपेंड करता है, इसके चक्कर में नहीं रहना, ठीक है, तो हमारा एस्केप वेलोसिटी सेम रहेगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा फॉर द सैटेलाइट एस्केप वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकेंड, इफ द सैटेलाइट लॉन्च एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल, देन एस्केप वेलोसिटी विल बी, तो मैंने क्या बोला कि जो एस्केप वेलोसिटी होता है वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करता, तो एस्केप वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, तो हमारा 11 दिया है तो 11 ही होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इस सवाल को देखो, ये कह रहा था टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज 24 आवर्स एट अ हाइट 6 RE, RE is the radius of Earth from the surface of Earth, the time period of another satellite whose height 2.5 RE from the surface of Earth, तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए भी फॉर्मूला जो सेम ही है, के लिए अलग नहीं है, इक्वल टू 2 पाई रूट में gm r⁵3/2, मैं तो कह रहा आप ऐसे याद करो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵3, इससे इजी रहता है। देखो t1 कितना होता है इसका 24 आवर, ठीक है, और ये कह रहा है हाइट हमारा इसका कितना दिया है 6 RE, ठीक है, t2 पूछ रहा है h कितना है 2.5 RE, तो t² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r⁵3 है, ठीक है, तो ये t2 अपॉन t1 का होल स्क्वायर r2 अपॉन r1 का होल स्क्वायर,
तो ये R2 जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 2.5 RE प्लस RE, क्योंकि जो हमारा ये R होता है वो RE प्लस H होता है, ध्यान देना। नीचे 6 RE प्लस RE हो जाएगा तो ये 3.5 RE होगा, ये 7 RE होगा, RE RE कट जाएगा। 3.5 का मतलब होता है 7/2, तो 7 से 7 कट जाएगा। पावर 3 है तो 1/8 हो जाएगा। स्क्वायर हटाओगे तो 1/√8 होगा। तो 8 अगर हमारा रूट में है तो उसे 2√2 लिख सकते हैं। तो ये रेशियो कितना, रेशियो नहीं है, वैल्यू पूछा है। टाइम पीरियड 24 आवर दिया है, कितना 24 आवर रखो, 2√2 इसे कट करोगे तो 12/√2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो 12√2/2, इसे कट करोगे तो 6/√2 आवर्स आएगा। दैट मीन्स इसका हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बस कैलकुलेशन इसका करते समय थोड़ा सा केयरफुली अलर्ट रहना। इसका पावर जो है 1/2 तब लगाना, रूट तब लगाना जब ये पावर 3 सॉल्व कर लेना, ठीक है। इसमें करा और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट दिस above the surface of earth if the earth radius this and the g 9.8 meter per second square then orbital speed of the satellite। समझ रहे हो, बहुत सिंपल सा सवाल है। आपको पता है ये ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, v0 रूट में gm अपॉन re प्लस h। अगर हम g की वैल्यू gm अपॉन re स्क्वायर से gm को रिप्लेस कर दे, g re स्क्वायर रख दे तो ये re बाहर आ जाएगा, तो re रूट में g प्लस re प्लस h हो जाएगा। re कितना दिया 6.38 इंटू 10 की पावर 6, ठीक है। g की वैल्यू 9.8, 6.38 इंटू 10 की पावर 6, 0.25 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 कॉमन लो, बाहर आएगा 10 की पावर 3, बाहर 10 की पावर 3, पर इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 7.756 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आंसर किलोमीटर में दिया है तो ये 3 हटा दो, 7.76 किलोमीटर पर सेकेंड, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ा कैलकुलेशन होता है, ठीक है। लेकिन अगर इसे नॉर्मली सिंप्लीफाई करोगे ऐड करके, इसका आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है अ सैटेलाइट एस इज मूविंग इन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, द मास ऑफ द सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ, देन, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें बताना है। तो जब भी इसके चारों ओर ऐसे घूमेगा हमारा, तो इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क तो लगता नहीं है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा, कंजर्व होगा। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। और इसमें क्या क्या किस फॉर्मेट में पूछा है भी पढ़ लो। द लीनियर मोमेंटम ऑफ एस रिमेन्स क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं भाई, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है, गलत हो गया। द एक्सेलरेशन एस इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन हमेशा किधर लगता है हमारा, अंदर की ओर लगता है, तो ये पॉइंट हमारा सही हो गया, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्या बोला, द एंगुलर मोमेंटम एस अबाउट द सेंटर ऑफ अर्थ चेंजेस इन डायरेक्शन बट इन मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट, भाई डायरेक्शन भी कांस्टेंट होता है। मैंने अभी बताया कि अगर पोजीशन वेक्टर इधर है, मास इनटू वेलोसिटी, तो r क्रॉस p r, एक्सेस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो होता है एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरीज पीरियोडिकली विद टाइम, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो सिंपली जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a geostationary satellite is orbiting the earth at a height 5r above the surface of earth, r being radius of the earth, the time period of another satellite in hours at a height 2r from the surface of earth, ठीक है। अब देखो इसको नॉर्मली वही कॉन्सेप्ट लगाना है। अब देखो यहाँ पर जो है सैटेलाइट का दिया है, द जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ ऑफ रेडियस कितना है 5r, the surface of earth or radius of earth, the time period of the satellite of our height to or from the other surface of the earth। तो हमारे कहने का मतलब ये वाला इंफॉर्मेशन आपको लर्न रखना पड़ेगा कि उसका टाइम पीरियड क्या होता है 24। तब आप T2 इजिली निकाल लोगे। R1 R प्लस एच होगा, यहाँ 2R रखना है, R2 R प्लस एच तो यहाँ 5R रखना है। कॉन्सेप्ट यही लगाना है, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3, T2 अपॉन T1 R2 अपॉन R की पावर 3, इसका स्क्वायर होगा, इसका क्यूब, R प्लस 2R R प्लस 5R, सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से R कट गया, 3 2 जा 6। अब बताओ 2 की पावर 3 ये हो जाएगा 1/8। अब इसको करना लगा रूट, ठीक है, रूट जब लगाओगे 8 हो तो 2√2 होगा। T1 को इधर ले जाओ तो T2 T1 अपॉन 2√2, तो 24 अपॉन 2√2 करोगे, फिर सिंप्लीफाई करोगे तो 6√2 आवर्स आएगा। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। देखो कुछ चीजें आपको पहले से पता होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड 24 आवर्स ले लिया, तो कुछ देर बाद आप सोचोगे सर कहीं मेंशन तो नहीं था। तो भैया ध्यान रखना, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, ये इसके ऑर्बिट में इस तरह से रिवॉल्व होता है, ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है 24 आवर्स, ठीक है। ये एक तरीके से पार्किंग ऑर्बिट होता है,
यहाँ से अर्थ के सरफेस से देखोगे तो जैसे जैसे अर्थ रोटेट हो रहा है उसी स्पीड से धीरे धीरे ये भी इसके ओर रोटेट होता है। इसको बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और एक हमारा पोलर ऑर्बिट, पोलर सैटेलाइट भी होता है, ये पोलर ऑर्बिट में घूमता है। ठीक है, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं है, इसका हाइट भी निकाल के नोट कर लेना। फिलहाल मैंने टाइम पीरियड की जरूरत था तो मैंने 24 आवर यहाँ से ले लिया और दूसरे सैटेलाइट का यहाँ पूछ लिया। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है और दूसरा क्या बोला था, अनदर सैटेलाइट। ठीक है, तो सिंपल सवाल है, कुछ चीजें नोट्स में आपके होना चाहिए, पता चले वहां जाके ढूंढ रहे हो। ये देखो, if ve is the escape velocity and vo is the orbital velocity of the satellite for the orbit close to the earth surface, then escape velocity related। ठीक है, तो ये तो सिंपल सवाल है। ve रूट 2gre होता है, ve रूट में gre होता है नियर द अर्थ सरफेस, तो ve रूट में 2vo हो जाएगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करोगे तो रूट gr के जगह vo लिख सकते हो, तो डी ऑप्शन मैच कर गया। ये तो बच्चों को डायरेक्टली लर्न रहता है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, ये कह रहा था रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ टू सैटेलाइट ए एंड बी ऑफ द अर्थ एंड 4r and r respectively if the speed of the satellite A is 3v then speed of satellite B will be। ठीक है, अब देख रहे हो एक ही पैटर्न के कितने सवाल आपसे पूछा है, इसलिए देखो ऑर्बिटल स्पीड क्या होता है, रूट में gm/r होता है। ठीक है, तो ये r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, g और m कांस्टेंट है। एक हमारा क्या यूज किया है जी, देखो टू सैटेलाइट्स यूज किया है ए और बी। ठीक है, R1 4r है, R2 r है, हमारा क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया, टाइम्स वाइम्स नहीं बोला है। V1 3v है तो V2 पूछ रहा है, तो भैया r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V2/V1, रूट में R1/R2, तो 4r/r, तो बाहर कितना आएगा 2, तो V2 2v1 होगा तो 2 × 3 6v हो जाएगा। दैट मीन्स जो है हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द spacecraft revolving around the earth at a height 120 किलोमीटर, what happened the ball। ये कह रहा हमारा बॉल में क्या होगा। सिंपली जो है आपको पता है कि इसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, कोई टॉक तो नहीं लगेगा, तो ये हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। यानी अगर आप किसी पैकेट को ड्रॉप करोगे स्पेसक्राफ्ट से तो जिस ऑर्बिट में वो घूम रहा है उसी ऑर्बिट में ये भी घूमने लगेगा, नीचे नहीं गिरता है, ध्यान देना। ठीक है, तो डायरेक्टली जो है इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम स्पीड along the original और क्या है ओरिजिनल ऑर्बिट ऑफ स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है सैटेलाइट मास m एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ, ध्यान देना, another satellite b mass 2m at a distance 2r from the center earth center, the time period of the time period are in the ratio, टाइम पीरियड का रेशियो पूछा है, तो यही तो करना है। ए और बी मान लो इसका R1 r है, R2 2r है, T1 T2, मास m 2m, मास तो मतलब नहीं होता है, तो T स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3, T1/T2 R1/R2 की पावर 3। यहाँ पे r मत जोड़ने लगना भैया, अर्थ के सरफेस से नहीं दिया, डायरेक्ट लिखो R/2r, कट गया तो 1/8, इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 1/2√2 आएगा। 8 अगर रूट में लिखोगे तो बाहर 2√2 ही तो आएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो इस सवाल में देखो क्या कह रहा है हमारा, और satellite mass m is orbiting the earth's radius r at the height h from its surface, the total energy of the satellite in terms of g naught। ठीक है, the value of acceleration due to gravity at the surface of earth। ठीक है, तो बहुत सिंपल सवाल है, इसको करना कैसे है ध्यान से देखना। ये हमारा अर्थ है, रेडियस r है, मास m है। ठीक है, और ये h हाइट पे ये क्या हो रहा है, रिवॉल्व हो रहा है हमारा। ठीक है, ये बोला ना सैटेलाइट मास m ऑर्बिटिंग अर्थ रेडियस r, हाइट h फ्रॉम द अर्थ सरफेस, द टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट इन टर्म्स ऑफ जी नॉट। ये टोटल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ जी नॉट के टर्म में बताना है। ठीक है भाई, एक्चुअल में अगर इसकी टोटल एनर्जी लिखोगे तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगा, तो ये हो जाएगा -g स्मॉल m कैपिटल m/r प्लस h, और काइनेटिक एनर्जी होगा 12mv²। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है हमारा, जो काइनेटिक एनर्जी होता है, आप या तो ऐसे निकाल लो या तो मैं भी तरीका बता दूंगा। काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का जो है मैग्नीट्यूड सेम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का हाफ होता है। अब माइनस बाद में लगा लेना, टोटल और पोटेंशियल एनर्जी में माइनस होगा और काइनेटिक एनर्जी में प्लस होता है। तो अगर आप इसको लिखना हो ना तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, यही वाली वैल्यू लिखना है 1/2 कर देना है, लेकिन आगे प्लस लगा देना है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप निकालना चाहो तो ऐसे निकालोगे, अगर इसके चारों ओर घूमेगा हमारा तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वही mv²/r होगा, लेकिन r की जगह r प्लस h, तो देखो mv² की वैल्यू ये आया है, रखोगे तो वही तो आएगा। ये टेक्निक ज्यादा इजी होता है, मैं इस पे स्टार बना दे रहा हूँ, ये हर जगह यही यूज करता हूँ मैं।
ठीक है। तो यहाँ पर यही वाली वैल्यू लिख लो, आगे 1/2 कर लो, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी को 2 से डिवाइड करो, काइनेटिक एनर्जी होगा और काइनेटिक एनर्जी प्लस में लेना होता है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। अब देखो, अब ये आ गया, लेकिन इस फॉर्मेट में नहीं कह रहा है, तो एक काम करो, यहाँ से आर स्क्वायर जो है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा जी एम अपन आर स्क्वायर के जगह क्या हो जाएगा जी नॉट, ये एम आर स्क्वायर हो गया, ये आर प्लस एच, तो बाई एम जी नॉट आर स्क्वायर 2 ब्रैकेट में आर प्लस एच माइनस का एम जी नॉट आर स्क्वायर 2 आर प्लस एच, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। बस इतना सा काम करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू प्रोवाइड अ सैटेलाइट मास एम revolving around the planet mass m to transfer it from the circular orbit radius r1 to another radius r2 greater than r1। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। ये कह रहा है हमारा कि जो है r2 से जो है हमारा r2 ग्रेटर देन r1 है, कहां से जाना है r1 से r2, पहले वाले ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में चला जाए। तो इसमें कह रहा था एडिशनल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड्स, ठीक है। तो इसको डिफरेंस जो निकालेंगे हम लोग, यहाँ कैसे डिफरेंस निकालेंगे, टोटल एनर्जी का डिफरेंस निकालेंगे, ध्यान देना। तो यहाँ पर अगर इसकी टोटल एनर्जी निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस का जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन आर, ये तो हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगा। सेम यहाँ पर निकालोगे माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन आर 2, पोटेंशियल एनर्जी 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये टोटल एनर्जी है, इसलिए इसके पहले माइनस लगा रहा हूँ। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होता है और काइनेटिक एनर्जी प्लस में होता है। इसका जो डिफरेंस होगा हमारा, इतना वर्क इसे करना पड़ेगा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर करने के लिए। तो इसमें जी स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम बाई 2 को बाहर ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2। तो सिंपली जो है हमारा इसमें डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। देखो, तो इस तरीके से ऑप्शन मैच कर गया। लेकिन जब बच्चा पढ़ता है कि सर यहाँ पर एडिशनल काइनेटिक एनर्जी लिखा है, आप तो टोटल एनर्जी का डिफरेंस निकाल दिए, भाई आप पूरा सॉल्व कर लो, क्या दिक्कत है, ऐसे ही तो करोगे। यहाँ से एक के डैश मान लो, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी के डैश की है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वाले का, फिर दूसरे का काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी सेकंड का। और ये डायरेक्ट कैसे लिखे हैं वो भी मैं बताऊंगा। आपको पोटेंशियल एनर्जी तो लिखने आता है ना, माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, उसी से लिखते हैं। जैसे यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी लिखोगे तो माइनस जी एम वन एम कैपिटल एम अपॉन आर होगा r1। यहाँ आपको काइनेटिक एनर्जी लिखना होगा, तो इसी से 2 से डिवाइड कर दो, आगे प्लस लगा दो, के डैश लिख लो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन r2, अगर यहाँ काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो इसी में 2 से डिवाइड कर दो, आगे प्लस लगा दो, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमारा प्लस में होता है। तो भाई काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल इसको सॉल्व करोगे तो टोटल एनर्जी ही तो आता है, वहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया हूँ, क्योंकि टोटल एनर्जी लिखना हो डायरेक्ट तो पोटेंशियल एनर्जी जो लिख रहे हो उसी को 2 से डिवाइड कर दो, लेकिन आगे माइनस लगा दो। तो देखो, इसे सॉल्व भी नहीं करना था, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन r1 लिखा, 2 से डिवाइड किया, आगे माइनस कर दिया। प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ईजी रहेगा। इसको सिंप्लीफाई करो, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन r2 का पोटेंशियल एनर्जी 2 से डिवाइड कर दोगे ना, आगे माइनस लगा दो। टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होता है और काइनेटिक एनर्जी प्लस में होता है। यही बात समझ रहे हो। तो अब देखो के डैश आया तो ये उधर चला जाएगा, तो ये एनर्जी का डिफरेंस ही तो आया सिंपली। इसको सिंप्लीफाई किए, माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपन आर अपॉन 2 1 अपन r1 माइनस 1 अपन r2, ठीक है। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं हो गया, तो यही किया है। देखो, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे, ई फाइनल माइनस ई इनिशियल, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो डायरेक्ट ऐसे करो, ज्यादा सही रहता है। लेकिन एक थोड़ा कंफ्यूजन बना रहता है, सर यहाँ एडिशनल काइनेटिक एनर्जी पूछा है, ठीक है, और ये वर्क जो जितना करना पड़ा है वही एडिशनल काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। वो केयरफुली कॉन्सेप्ट को समझा करो, ठीक है। देखो नेक्स्ट, देखो अगर 2 सैटेलाइट अर्थ S1 एंड S2 आर मूविंग इन द सेम ऑर्बिट, द मास S1 is 4 times the mass S2. Which of the following statement is true? इसमें कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है हमारा ट्रू है, तो पढ़ पढ़ के करेंगे। देखो, पहला ऑप्शन को यहाँ मैं लिख लिया हूँ, कह रहा द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अर्थ एंड सैटेलाइट ऑफ 2 केसेस आर इक्वल, ठीक है। अब भाई साहब ये कह रहा है एक सैटेलाइट है, पहले अर्थ ले लो, मास एम रेडियस आर, अर्थ मास एम रेडियस आर, सैटेलाइट मास कितना है 4 एम, रेडियस आर है, मास सैटेलाइट का स्मॉल एम है, रेडियस आर है, तो रेडियस तो सेम लिया है लेकिन मास अलग अलग लिया है। ये बताओ यू की वैल्यू माइनस जी स्मॉल एम कैपिटल अपॉन आर है, ये स्मॉल एम जो है अलग अलग है, तो सेम तो नहीं होगा, तो ये भाई साहब गलत हो गए। S1 S2 मूविंग इन द सेम स्पीड, ऑर्बिटल स्पीड जो होता है रूट में जी एम अपॉन आर, आर तो सेम है, जी कांस्टेंट है, एम तो सेम होता है, तो यहाँ सैटेलाइट का मास तो आता ही नहीं, तो ये सेम हो गया, तो यही करेक्ट हो गया। लेकिन आगे भी चेक कर लो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 पार्टिकल इक्वल, काइनेटिक एनर्जी मैंने कहा पोटेंशियल एनर्जी पहले लिखो, जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर लिखो, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो 2 से डिवाइड कर दो, आगे प्लस लगा दो, ठीक है, सिंपल।
तो ये देखो m तो चेंज हो रहा है ना, एक बार 4m है, एक बार m है, तो ये तो अलग हो गया। t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 3 है, ठीक है। तो ये देखो r सेम है हमारा, तो t सेम होगा। लेकिन इस ऑप्शन में देखो क्या बोला है, द टाइम पीरियड s1 4 टाइम्स s2, तो गलत हो गया ना भाई। तो ये गलत हो गया हमारा सी भी, काइनेटिक एनर्जी अप टू सेटेलाइट इक्वल नहीं होगा क्योंकि मास अलग हो रहा है। आराम से ठंडे दिमाग से ऑप्शन पढ़ के फिर ट्राई करोगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये कह रहा फॉर सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी इज। ठीक है भाई, अभी ये बहुत बार लिखना मैंने सिखा दिया हूँ। टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल पोटेंशियल एनर्जी का हाफ। पूछा क्या है हमारा रेशियो, काइनेटिक एनर्जी अपन पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का हाफ, इसको इधर लाओ तो 1/2 आ गया। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये कह रहा द सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ इन सर्कुलर ऑर्बिट विद वेलोसिटी v, व्हाट विल बी इट्स टोटल एनर्जी। ठीक है, तो सिंपली आपको कैसे लिखना है, टोटल एनर्जी जो होता है काइनेटिक एनर्जी तो होता है, काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, बस टोटल एनर्जी के आगे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी माइनस में होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ये कह रहा द मीन रेडियस ऑफ अर्थ इज r is angular speed on its own axis omega and the acceleration due to gravity at the earth's surface is g, what will be the radius of the orbit or geostationary satellite। सिर्फ फॉर्मेट लिखना है आपको, समझे। अब बताओ, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को मैंने ऐसे बना लिया, r रेडियस में रिवॉल्व होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा हमारा वही हमारा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो g स्मॉल m कैपिटल m अपन r स्क्वायर, mr ओमेगा स्क्वायर। यहाँ ओमेगा की वैल्यू कितना आएगा स्क्वायर की, gm अपन r की पावर 3, क्योंकि r को मैंने इधर डिवाइड कर दिया। r की पावर 3 gm अपन ओमेगा स्क्वायर, r इक्वल टू क्या होगा, gm अपन ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/3। लेकिन g की वैल्यू आपको पता है gm अपन r स्क्वायर होता है, तो यहाँ से gm की वैल्यू gr स्क्वायर कर सकते हो, तो इसे रिप्लेस करो तो gr स्क्वायर अपन ओमेगा स्क्वायर की पावर 1/3। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। हर एक सवाल को प्रॉपरली समझिएगा और प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, और एक बार और 2-3 बार इसे रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।